हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज आपके सामने हम प्रस्तुत किए हैं फिजिक्स का पहला सेट है जो कि क्लास 12th का है। और फिजिक्स का पेपर जो विगत वर्षों से देखा जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट होता जा रहा है, टफ होता जा रहा है। तो आप यदि आपके पड़ोसी या आपके भाई ये पेपर दिए हों 2025 वाला, तो वो बता रहे होंगे कि 2025 में आए हुए क्वेश्चन कितने ज़्यादा टफ थे। और बहुत सारे बच्चे, लगभग 90% बच्चों का यही हाल था कि वो पेपर दे के आने के बाद बोल रहे थे सर पेपर बहुत ही ज़्यादा खराब हुआ है, पेपर बहुत ज़्यादा खराब हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा कि फिजिक्स का पेपर अब हार्ड ही बन रहा है, टफ बन रहा है। उसके लिए आप लोगों को चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, डेरिवेशन सॉल्व कीजिए और उससे ज़्यादा फार्मूला तैयार कीजिए, ठीक है। और बिना देखिए फिजिक्स हुआ या केमिस्ट्री हुआ या मैथ हुआ या बायोलॉजी हुआ, कोई भी सब्जेक्ट हुआ, यदि आपको 90 पार करना है तो सब पे ध्यान देना होगा, सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना होगा। और यदि आपका कोई सब्जेक्ट अच्छा है तो उस पर कम ध्यान दीजिए, यदि आपका कोई सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ज़्यादा ध्यान दीजिए। और देखिए अपने आप के कमी को कोसिए कि मेरे में क्या कमी है, समझ में आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये बात है कि आपको सारे सब्जेक्ट पर ध्यान देना है, ठीक है। बिना सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दिए ये हो नहीं सकता है कि आपका टोटल 90 पार हो जाए। 90 पार करना है तो आप सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि असफलता एक चुनौती है। ये जो असफलता है आपकी एक चुनौती है, इसे आप स्वीकार कीजिए। क्या कमी रह गई आपके अंदर देखिए और इसका सुधार कीजिए, समझ में आ गया। तो बिना आपको सुधार किए कुछ भी हो नहीं सकता है। और यदि आपको 90 पार करना है तो सारे सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। और विशेष तो देखिए हम ये कह रहे थे कि अनसॉल्व का जो पेपर, अनसॉल्व पेपर होता है, उससे लगभग सारे क्वेश्चन तो नहीं मिलते हैं, सारे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, लेकिन ये होता है कि लगभग 70% क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, 70% क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं। तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि सर आप लोग बोलते हैं 100 में 100, 100 में 100, अरे 100 में 100 आएगा क्यों नहीं। यदि सारे सेट के आप फार्मूला तैयार कर लीजिए, डेरिवेशन तैयार कर लीजिए। यदि फार्मूला आप तैयार करते हैं, अदर से थोड़ा बहुत फार्मूला तैयार करते हैं, तो आप सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। थोड़ा सा फार्मूला अलग से तैयारी कीजिए, सारे क्वेश्चन कर जाएंगे। तो हम लोग आज पहला सेट मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात जो स्वामी विवेकानंद जी बताई थी वो हम लोग आप लोग को बता चलते हैं कि देखिए बच्चों, संघर्ष हमारा जितना बड़ा होगा, संघर्ष हम लोग का जितना ज्यादा बड़ा होगा, हमारी जो सफलता है उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी। या हम बोल सकते हैं कि संघर्ष हमारा जितना ज्यादा क्या होगा, बड़ा होगा, जीत भी हमारी क्या होगी, उतनी ही बड़ी होगी। ये बात आप याद रखिएगा। तो आप लोग सबसे पहले संघर्ष करना सीखिए जितना ज्यादा। और एक और बात देखिए, एक और बात याद रखिएगा कि इतिहास रातों रात नहीं लिखा जाता है, इतिहास रातों रात नहीं लिखा जाता है। इतिहास रचने के लिए कई रात जागना पड़ता है, तब जाके एक इतिहास रखता है। तो यदि आपको अपने घर वालों का नाम रोशन करना है तो आप एक दृढ़ संकल्प बनाइए कि अब की बार 90 पार। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस पूरे बोर्ड में जो भी फिजिक्स का पेपर बना है, हम आप कोशिश यही करेंगे कि फिजिक्स के क्वेश्चन को बहुत सरलता तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें और एकदम सरल भाषा में तैयारी कराएं कि सरल भाषा में आपको समझ में आ जाए इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्वेश्चन क्या रहा है। बिना देखिए, जब तक आप कोई भी सब्जेक्ट आपको तभी अच्छा लगता है जब उसके बारे में आपको पता हो। यदि आप मैथ लगा रहे हो और मैथ में आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो इसका मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हैं। फिजिक्स में इंटरेस्ट तभी आता है, बच्चे भाग जाते हैं न्यूमेरिकल से, बच्चों को समझ ही में नहीं आता है। बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल डेरिवेशन हट जाते हैं, कहते हैं सर समझ ही में नहीं आ रहा है कुछ। तो देखिए जब आप बेसिक तरीका उसकी छोटी छोटी बातों को बताएंगे, उसको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे बेसिक, तब जाकर बच्चों को समझ में आएगा। जैसे देखिए पहला ही क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे देखे ही नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चों को समझ ही में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या रहा है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगे की संचरण की दिशा। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे, पहली बात तरंगे आप जानते होंगे कि ये देखिए यांत्रिक तरंगे होती हैं और विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। दो तरंगे होती है, यांत्रिक और विद्युत चुम्बकीय। यांत्रिक तरंगे जैसे हम बोल रहे हैं ध्वनि तरंगे, तो यांत्रिक तरंगों के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे हवा के पार्टिकल है जो कि माध्यम का कार्य कर रहे हैं, तो ये ध्वनि तरंग है और ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होता है। और बात करिए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप 12th में होंगे, फिजिक्स पढ़ते होंगे तो जानते होंगे। और इसमें क्या क्या आता है आप ये भी जानते होंगे। तो सबसे बड़ी बात देखिए, इस फिगर को आप ध्यान दीजिएगा,
इस फिगर को जब देखेंगे इस तरह आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह नहीं समझ में आएगा। अब आपको हम एक चीज समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है। ये देखिए, ये लाइन ऐसे रख दिए, इसको हम ऐसे ले लिए सीधा, या ऐसे इसको कर लीजिए। देखिए आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये इसको ऐसे कर लीजिए। ये समझिए आपका है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संचरण की दिशा। ये देखिए, ये आपका है विद्युत चुम्बकीय तरंग, ये जो मार्कर है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दिशा, ठीक है। और जिस तल में, इसे हम बोलते हैं ध्रुवण तल, ये जिस तल में, इसे क्या कहेंगे, ध्रुवण तल। ये ध्रुवण तल है और विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दिशा ये है। अब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर हम लगा देते हैं कंपन तल। ये है कंपन तल, इधर देखिए, ये कौन सा तल है, कंपन तल। तो देखिए बोर्ड में या कंपटीशन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है। ये है कंपन तल जो कि इसके लंबवत है, किसके, ध्रुवण तल के। ध्रुवण तल के लंबवत होता है कंपन तल। और देखिए ये क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण की दिशा। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की संचरण की दिशा, और ये कौन सा तल है, ये कौन सा तल है, ध्रुवण तल। दोनों की दिशा एक ही है, तो इनके बीच में कितना डिग्री कोण, एक कोई डिग्री कोण नहीं, 0 डिग्री कोण, क्योंकि इसमें कोण कोई बनवे नहीं किया है। तो इनके बीच का बनने वाला कोण कितना होता है, 0 डिग्री कोण, क्योंकि इसका आंसर भी होगा 0 डिग्री कोण। और यही आपसे पूछ दिया होता ना कभी कभी घुमा के। अब यही बात कर रहे हैं, देखिए अभी इस क्वेश्चन में, इस सेट में तो ये पूछा है, मान लीजिए अगले सेट में पूछ दे कि ये है ध्रुवण तल, ये है कौन सा तल, ध्रुवण तल, और ये आपका कौन सा तल है, कंपन तल। इसके बीच में कितना डिग्री कोण, तो आप बोलिएगा 90 डिग्री कोण। क्या होता है, 90 डिग्री कोण। तो फिलहाल में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये तरंगे की दिशा, ये तरंगों की दिशा है, तरंगों के संचरण की दिशा। और देखिए ये ऊपर कंपन तल है और ये कौन सा तल है, ध्रुवण तल। तो ध्रुवण तल और ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की दिशा के बीच बनने वाला जो कोण होता है कितना डिग्री होता है, आपको पता है कि 0 डिग्री होता है। कितना होता है, 0। सीधे सीधे 0 कीजिए, किसके किसके बीच, ध्रुवण तल और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के दिशा के बीच। और फिर एक बार रिपीट करते थे, कंपन तल और ध्रुवण तल के बीच कोण पूछा होता है तो 90 होता है। शायद इस सेट में नहीं आया है तो किसी और सेट में आ जाएगा, आप याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये आपका बहुविकल्पी का दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग याद करिए, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, याद क्या करना, समझ में आ जाएगा। देखिए पहले यम1 एक द्रव्यमान है, यम2 एक द्रव्यमान, ठीक, दोनों एक द्रव्यमान में, ऐसे देखिए यम1 एक द्रव्यमान है, यम2 एक द्रव्यमान है, ठीक, ये दोनों द्रव्यमान है, कोई वस्तु है या नाभिक है, नाभिक बोला, ये दोनों नाभिक है। ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा नाभिक बना रहे हैं, यम। ये दोनों आपस में मिले हैं और क्या बना रहे हैं, एक बड़ा सा नाभिक क्या बना रहे हैं, यम। और इसका रहा है, इसमें ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है। क्या ऊर्जा है, ऊर्जा उत्सर्जन हो रहा है। तो जब दो नाभिक आपस में मिलके तीसरा नाभिक बनाते हैं और उसमें ऊर्जा निकल जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा इन दोनों के द्रव्यमानों का योग इससे ज्यादा होगा। क्योंकि आप पढ़े होंगे E = क्या होता है, mc²। जब ऊर्जा निकलेगा तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। जब ऊर्जा निकलेगा तो द्रव्यमान में क्या आएगी, कमी। तो इसका द्रव्यमान कम होगा इन दोनों के द्रव्यमान के योग से। इन दोनों के द्रव्यमान देखिए m1 + m2 ये ज्यादा होगा, इनका योगफल ज्यादा होगा, किससे, यम से। सीधे सीधे आंसर। फिर बता रहे हैं इन दोनों का योगफल इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है, देख सकते हैं। और इस पर ज्यादा टाइम मत लगाइए, क्योंकि मतलब कि ये सेट बहुत बड़ा है, और सेट बड़ा है, पूरे क्वेश्चन कराना भी है और पूरा अच्छे तरीके से कराना है। अब देखिए ये आ गया न्यूमेरिकल। अभी दो आपका क्या था, दो आपका लगभग समझिएगा कि थ्योरेटिकल था, और ये आ गया न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल बच्चे देखेंगे पहले डर जाएंगे, लेकिन आप देखिए कोशिश कीजिए कि चीजों को समझने के लिए। तीसरा इक्वेशन है, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध। तो आप याद कर लीजिएगा, प्रतिरोध हम आर से दिखाते हैं, आर से दिखाएंगे। 8 ओम का प्रतिरोध किससे दिखाएंगे, आर से। फिर कह रहा है 6 ओम, फिर से आ गया 6 ओम। तो कई बच्चे कहेगा तो आर तो दे दिया, फिर आर क्यों दे रहा है, तो आर नहीं बाबू, ये देखिए प्रेरकत्व कह रहा है। क्या कह रहा है, प्रेरकत्व। प्रेरकत्व प्रतिघात, प्रेरकत्व प्रतिघात जो होता है वो होता है यक्सियल होता है, जिसका कह रहा है 6 ओम। ये देखिए आर भी प्रतिरोध है, आर भी एक प्रतिरोध है, यक्सियल भी प्रतिरोध है और यक्षी भी प्रतिरोध है। यक्सियल होता है प्रेरकत्व प्रतिघात, ये होता है धात्विक प्रतिघात। ठीक है, संधारित्र के लिए लगता है, ये प्रेरकत्व के लिए प्रतिरोध लगता है, ये खुद प्रतिरोध है। इसमें सी वाला नहीं दिया है, यक्ष सी नहीं दिया, केवल दो दिया है,
तो आपसे प्रतिबाधा पूछा है, प्रतिबाधा, तो प्रतिबाधा होता है जेड। क्या होता है प्रतिबाधा? जेड। तो जब देखिए आर दिया हो, एक्सएल दिया हो, एक्स सी न दिया हो तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, कम मेहनत लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला लिखेंगे। वैसे तो फार्मूला ये होता है, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला ये होता है आपका, हम लोग पहले प्रतिरोध लिखते हैं, आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ये लिखा जाता है। लेकिन इसमें सी नहीं है, सी नहीं है तो आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। आप सीधे आप लिखिए एक्स एल का स्क्वायर, ऐसे लिखिए एक्स एल का स्क्वायर। अब इसमें मान भर दीजिए। जब मान भरेंगे तो फिर बोल रहे हैं जेड है प्रतिबाधा, आर है प्रतिरोध, प्रतिरोध का मान रखेंगे तो ये प्रतिरोध कितना है 8 का स्क्वायर, और एक्सएल कितना है 6 का स्क्वायर। आप इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 36, दोनों को जोड़िएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 100, और 100 आप जानते हैं रूट में से निकलता है तो कितना आता है 10। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 10। आप देख सकते हैं जो डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल क्या है, सही है, 200 में आएगा। अब ये फार्मूला नहीं याद होगा तो क्या याद होगा, अब इसको भी याद नहीं कर पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। अब देखिए आ गया पहला चैप्टर से, एप्सिलॉन जीरो निर्वात की वैद्युशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन जीरो का मात्रक पूछा है। तो हम जानते हैं ये कूलाम का नियम, कूलाम का नियम बोलता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बट्टा के आर स्क्वायर, यही बोलता है, यही कहता है कूलाम का नियम, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q1 Q2 बट्टा के आर स्क्वायर। आपको मात्रक किससे पूछा है, एप्सिलॉन जीरो। जिसका मात्रक पूछे या जिसका बीमा पूछे सदैव उसको अकेले छोड़ा जाइए, अकेले भेजिए, अकेले। अकेले जाएगा कैसे, एप्सिलॉन जीरो भाग में है, इधर भाग में इधर जाएगा क्या करेगा गुणा, और एफ को बुला लीजिए, एफ को बुला लीजिए एप्सिलॉन जीरो के जगह पर, एप्सिलॉन को भेज दीजिए एफ के जगह पर। तो ऐसे बोलेंगे एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई एफ, ये हो जाएगा Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अब हमको क्या लिखना है, मात्रक। मात्रक लिखिए एप्सिलॉन जीरो 1/4 पाई, एक के मतलब नियतांक है, या 4 पाई का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ये क्या कहते हैं 4 पाई जो कांस्टेंट है इसका कोई बीमा नहीं होगा या मात्रक नहीं होगा, ठीक है, 4 पाई का नहीं होगा, यफ का होगा। यफ का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन, यफ का मात्रक न्यूटन होता है। और दूरी है, त्रिज्या दूरी है, दूरी का क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, दूरी का क्या होगा मीटर स्क्वायर। और वहाँ आवेश है, आवेश का कूलाम होता है, तो एक आवेश नहीं है, दो गो आवेश है, तो जब दो गो आवेश है तो लिखेंगे कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखते हैं कौन सा सही है, तो कूलाम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ये वाला सही है, जो भी हो ए बी जो भी हो, कूलाम स्क्वायर बट्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। 4 बहुविकल्पी हो चुके हैं, हम चलते हैं 5वें वाले बहुविकल्पी पे। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कैसे भी अपना शकल बदल करके आ जाता है, शकल बदलेगा आ जाएगा। कभी ये पूछेगा कि किसकी बताइए किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होती है, किसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, किसकी आवृत्ति कम होती है। हर एक सेट में कुछ ना कुछ करके ये देता ही है, इसलिए इसको आप तैयार कर लीजिए। और देखिए इसका जो ट्रिक है, इसका जो ट्रिक आपको दिखाई दे रहा होगा ये भी तैयार कर लीजिएगा। देखिए ट्रिक इसके सामने ये ट्रिक है, ये ट्रिक तैयार कर लीजिए। गय पद असुर, गय पद असुर ये तैयार कर लीजिएगा। गा से गामा, यक्ष से देखिए गामा एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य, औरक्त, सूक्ष्म और रेडियो, ये तैयार कर लीजिएगा इससे। अब आप इसमें पूछा क्या है, न्यूनतम आवृत्ति। तो देखिए ये घटती हुई आवृत्ति है, सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा का होता है और सबसे कम आवृत्ति रेडियो का होता है। और दूसरी बात यही का उल्टा कर देंगे, यही का इस तरह उल्टा कर दीजिए, सीधे उल्टा कर दीजिए। तो देखिए ये होता है सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य रेडियो का, उससे कम इसका, सबसे कम तरंग दैर्घ्य कोने का होता है गामा का। तो कभी पलट के पूछ देता है कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी, किसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी। फिलहाल में तो रेडियो, इसमें तो पूछा है आवृत्ति के लिए, तो आवृत्ति किसकी क्या होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे कम आवृत्ति कोने के, रेडियो का। क्या रेडियो दिया है, रेडियो है में कहीं नहीं है। तो क्या सूक्ष्म दिया है, हाँ दिया है सूक्ष्म, तो सूक्ष्म का मारेंगे। रेडियो नहीं दिया तो सूक्ष्म को बोलेंगे। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, सूक्ष्म तरंगे। क्या होगा, न्यूनतम आवृत्ति किसकी होगी, सूक्ष्म तरंगे। ये सबसे कम तरंगे रेडियो का है, आवृत्ति सबसे कम आवृत्ति किसकी है, रेडियो की है। तो नहीं दिया था ऑप्शन में तो इसके ऊपर वाला टिक कर देंगे जो कि दिया था। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने सबसे लास्ट वाले। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपका 2-3 सेट में आया हुआ है। 2 सेट में तो आया ही है क्योंकि हम देखे हैं इसको, या 3 में आया होगा, ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा।
कह रहा है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कप्पा, इसको बोलते हैं कप्पा, ठीक है, क्या बोलेंगे, कप्पा है। कह रहा है कि परम ताप के साथ किस प्रकार से, अब आपको परम ताप पहले पता होना चाहिए। देखिए, जब कोई अनुचुंबकीय पदार्थ होता है उसके अंदर चुंबकत्व का गुण होता है, अनुचुंबकीय पदार्थ के बाद क्या होता है, चुंबकत्व का गुण होता है। जब हम लोग क्या करते हैं, उस पर तापमान देते हैं, टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे अनुचुंबकीय पदार्थ पर धीरे धीरे जब तापमान बढ़ाएंगे ना, एक समय इतना ज्यादा तापमान कर देंगे कि अनुचुंबकीय पदार्थ के भीतर जो चुंबकत्व का गुण होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है, चुंबकत्व का गुण क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इस जिस ताप पर इसके अंदर से चुंबकत्व का गुण समाप्त होगा वही ताप परम ताप होगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो कुल मिला जुला के आप खुद देख रहे होंगे कि आप ताप को बढ़ा रहे हैं तो इसके भीतर से क्या हो रहा है, चुंबकीय गुण, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, खत्म हो रही है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ये जो कप्पा है, ये कप्पा होता है व्युत्क्रमानुपाती किसके, परम ताप के, क्योंकि ताप बढ़ाइएगा तो चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगा, घटवे न करेगा। ये बात दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। जब इसको नीचे से आप ऊपर बुलाइएगा तो इसका घात क्या हो जाएगा, इसका जो घात होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस, घात क्या बन जाएगा, माइनस। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप देख सकते हैं बी वाला बिल्कुल क्या है, सही है, कप्पा व्युत्क्रमानुपाती है, टी पर -1। तो यहाँ पे हमारा 6 बहुविकल्पी खत्म हो गया, ठीक। अब आपके सामने आ रहा है एक एक नंबर का क्वेश्चन जो कि अति लघुत्तरी है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप जानते होंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हम लोग जब देखते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजते हैं, यदि आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी से थोड़ा सा अधिक किया जाए तो संपूर्ण प्रकाश सघन माध्यम से चल के विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में क्या होती है, वापस चली जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, हीरे का चमकना, मरीचिका का बनना, मरीचिका माने जिसे हिंदी में मिराज कहते हैं, मरीचिका का बनना, कांच के दरारों का चमकना, और ऑप्टिकल फाइबर, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम्पल इसका प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर, जो कि किस पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। और इसका किरण आरेख भी देख लीजिए, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसका किरण आरेख देख लीजिए, किरण आरेख ये है, देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम जा रहा है, अभी आपतन कोण को बढ़ा नहीं है, देखिए ये आपतन कोण को बढ़ा दिया है तो यहाँ पे अभिलंब के साथ क डिग्री कोण बना है 90, तो यहाँ होगा क्रांति कोण। और देखिए यहाँ पे देखिए आपतन कोण आई का मान क्रांति कोण सी से थोड़ा सा ज्यादा किया है, तो संपूर्ण प्रकाश क्या हो गया, जिस माध्यम से गया था सघन से सघने में वापस आ गया, तो यहाँ क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद देखिए समस्थानिक, समभारी, समन्यूट्रॉनी, ये तीनों में से कोई पूछता है। और देखिए ये जो सेट आपका बहुत ही ज्यादा, हर एक क्वेश्चन हम फिर से कर रहे हैं आपको, आप विश्वास कीजिए या मत कीजिए, आप जो भी यदि आप 2025 में पेपर जो दिए होंगे वो 2024 का प्रीवियस ईयर देख लें, ठीक है, उसके बाद उसको देख के देखें कितना मैच कर रहा है, उस हिसाब से देखेंगे ना 2025 का बहुत सारे क्वेश्चन 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। अरे नहीं देखने को मिलेगा, हम तैयार कर लेते हैं, तैयार करेंगे तो हमको ही फायदा करेगा। आप आगे यदि नीट के पेपर दे रहे हैं, जेई का पेपर दे रहे हैं तो आपको फायदा करेगा। समभारी, समभारी, समस्थानिक, समस्थानिक आप जानते होंगे, समस्थानिक ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, समान होता है। एक ही तत्व के क्या होता है, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, ये द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक। और समभारी भी जानते हैं कि समभारी ऐसे तत्व होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है लेकिन परमाणु भार क्या होता है, समान होता है। आप देख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं। इसका एग्जाम्पल समस्थानिक आप जानते होंगे, देखिए प्रोटोनियम, ये होता है ड्यूटेरियम, और क्या होता है, ट्राइटेरियम। ये तीनों आप एग्जाम्पल आप इसका याद कर लीजिए। समभारी का याद कर लीजिए, समभारी का आप जानते होंगे आर्गन आता है 18 पर लेकिन इसका परमाणु भार होता है 40। पोटेशियम आता है 19 पर, एहू का परमाणु भार होता है 40। कैल्शियम आता है 20 पर, एहू का होता है परमाणु भार 40। तो ये आप लिख सकते हैं समस्थानिक और समभारी, एक एक नंबर का क्वेश्चन है और आप इसको तैयार कर लीजिए। ओमीय परिपथ, अनोमी परिपथ, सिंपल सा बात होता है, यदि आ गया तो तुरंत याद कर लीजिए, अभी याद कर लीजिए। ओमी परिपथ जो ओम के नियम का पालन करे वो ओमी परिपथ है, और ओमी परिपथ के लिए भी और आई के बीच ग्राफ सीधा मिलता है। और अनोमी परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जो ओम के नियम का पालन करवे नहीं करता है, इसके लिए भी और आई के बीच में जो ग्राफ बनता है, जो सीधी रेखा मिलती है, वह एक वक्र जैसा मिलती है। क्या होती है, वक्र जैसा। उदाहरण बोला जाए, इसका उदाहरण ओमी परिपथ का आप तांबे का तार ले लीजिए, एल्युमिनियम का तार ले लीजिए, तो धातुएं जो होती है, चांदी का तार कौन बनाएगा, लेकिन चांदी का तार सबसे अच्छा होता है।
सबसे अच्छा जो कहें तो सुचालक, सबसे अच्छा चालक क्या माना जाता है? चांदी माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसके देखिए जो ये जो डायोड वाल्व होता है, या हम बोल सकते हैं अर्धचालक, अर्धचालक जो होते हैं, अर्धचालक वाले जो तार होते हैं अनओमी परिपथ के लिए होते हैं, अनओमी परिपथ। तो बस ये ग्राफ है ओमी परिपथ, अनओमी परिपथ, और ओम का नियम का जो पालन करेगा ओमी, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेगा अनओमी। बस सिंपल। अब देखिए ये न्यूमेरिकल आ गया, ये आपका न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना जानिए बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। पहला देखिए एकदम बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। किसी चालक पर इतना कुलाम आवेश, पहले कुलाम दे दिया, इसको किनारे लिखिए, क्यू का मान दे दिया, क्यू बराबर दे दिया 2.4 गुणे 10⁻−18 कुलाम। तो पहले देखिए सी आपको दे दिया है, कह रहा है धनात्मक आवेश है। इसका मतलब धनात्मक कब होता है कोई? जब वो इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे को दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बन जाएगा? धनात्मक। तो कह रहा है बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है? कमी होगी, काहे कि इलेक्ट्रॉन तो दे चुका है, इलेक्ट्रॉन देगा तब न धनायन बनाएगा। तो हमसे पूछा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या n। यदि आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे तब भी और इंटर में पढ़े होंगे तब भी यही फार्मूला काम करता है, Q इक्वल टू N, Q इक्वल टू N पूछ रहा है, Q आपको दे दिया है 2.4 गुणे 10⁻−18, और n पूछ रहा है, E की वैल्यू फिक्स है 1.6 गुणे 10⁻−19, ये फिक्स है। अब ये चीज जो गुणा में इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग 2.4 गुणे 10⁻−18, और ये नीचे चला जाएगा, नीचे 1.6 गुणे 10⁻−19 इक्वल टू क्या लिखेंगे? n। अब एक बात दे, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, 8 से काट दीजिए, 8 3 × 24, 8 दूना के 16, यहां से आपका हो जाएगा n बराबर 3/2, 3/2। ये देखिए नीचे से इसको ऊपर लेके जाइए, नीचे से ऊपर लेके जाएंगे, घात क्या हो जाएगा? माइनस वाला प्लस। तो ये जब पहले से हेजा खड़ा था, कौन खड़ा था? 10⁻−18। आ कौन रहा है? 10⁻−19 आ रहा है, लेकिन ऊपर आके क्या बन जाएगा? +19। अब 19 में से आप 18 घटाइएगा तो 1 10 बचेगा, 1 10, और नीचे है 2, तो 2 से काट देंगे, 2 5 10, 5 3 15, तो 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? उसमें कमी होगी, कमी, अधिकता नहीं होगी, क्या होगी? कमी, क्योंकि वो धनायन है। धनायन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? निकाल देता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी न्यूमेरिकल है, अभी आपको बस न्यूमेरिकल से ही संपर्क हो रहा है। किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज का समीकरण दे दिया है, V बराबर होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये फार्मूला होता है, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, जहां V0 वोल्टेज का अधिकतम मान होता है, जिसे आयाम कहते हैं। इसकी तुलना हम कर देते हैं डायरेक्ट, V बराबर V0 के जवाब पर कितना दिखाई दे रहा है? 40, साइन ओमेगा के जवाब दिखाई दे रहा है 100 पाई इंटू टी। आपसे कह रहा है कि यहाँ टी सेकंड में समय वोल्टता ग्राफ बनाना है और पूरे चक्र के लिए बनाना है, ठीक है। समय और वोल्टेज, समय और वोल्टेज। तो हम लोग देखते हैं V0 का मान सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। V0 आपका सबसे ज्यादा है 40 वोल्ट, V0 40 वोल्ट है। अब इसकी तुलना कर दीजिए ओमेगा, आप देखिएगा तो ओमेगा बराबर है 100 पाई, 100 पाई है, और ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई n, 2 पाई n, ओमेगा बराबर 2 पाई n, जहां n आवृत्ति है। यहाँ लिखेंगे 100 पाई, पाई से पाई आपका काट दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, 2 से काट दीजिए 100 को, तो n बराबर कितना आ जाएगा? 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये आवृत्ति है, ठीक, क्या है? आवृत्ति। और आपको पता है कि जो आवृत्ति होती है वो आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आप समय लिखें, समय आवर्तकाल, तो लिखेंगे 1/n, या f भी बोलते हैं इसको, इतना याद रखिएगा, इसको f या n दोनों बोलते हैं। तो यहाँ t बराबर हो जाएगा 1/50, 50 से भाग देंगे तो आपका आएगा 0.02। आप भाग देके देख सकते हैं, ये t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई हम लोग। और एक बात और देखिए, ये कह रहा है कि एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? 0.02। तो इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ देखिए हम बनाते हैं, ये देखिए ये ग्राफ बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वोल्टेज है, ठीक, ये समय का ग्राफ है, ये समय वाला ग्राफ है, ये वोल्टेज का है। ऐसे ग्राफ बनाएंगे, ऐसे। यहाँ पे देखिए टोटल एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा रहा है? टोटल एक चक्कर लगाने में लगा रहे टाइम 0.02 सेकेंड, इतना टाइम लग रहा है, इतना। तो इसका आधा यहाँ पे लगेगा, इसका आधा लगेगा, 0.02
1 सेकेंड, यहाँ पे ये लगेगा। और इसका देखिए मैक्सिमम, यहाँ पे मैक्सिमम बार कितना है इसका, अधिकतम 40 है, तो यहाँ पे जो रहेगा 40 वोल्ट रहेगा। क्या रहेगा, 40 वोल्ट। ये बात बस इतना याद रखें, यही ग्राफ आपका। तो जो टाइम लगा आधा चक्कर के लिए 0.01, अब पूरा चक्कर के लिए क्या है 0.02। एक बार और समझा देते हैं। v बराबर v0 साइन ओमेगा टी दिया है, मैंने ओमेगा की जगह पर 100 दिया है, 100 पाई, देखिए 100 पाई दिया था, तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई यन या 2 पाई यफ भी लगा सकते हैं। फिर पाई से पाई कट गया, 2 से काटे हैं तो n बराबर 50। मतलब कि ये 1 सेकेंड में 50 बार चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं एक बार कितना चक्कर लग जाएगा, एक बार कितना चक्कर लगेगा। तो ये देखते हैं t बराबर होता है 1/n, 1/ आवृत्ति 50 है, 1 में 50 से भाग देंगे 0.02 सेकेंड आएगा, इतना आएगा, ठीक। अब पूरा चक्कर लगाने में इतना टाइम लगाएगा तो इसका आधा इतना ही लगाएगा। यही बस ग्राफ बनाना था, देख लीजिए, इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन देखिए फिर से न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल। अब कहाँ भागेंगे आप बताइए, न्यूमेरिकल से कहाँ भाग पाएंगे। इसलिए जितना हो सके तैयारी मजबूत कीजिए, फार्मूला तैयार कीजिए। कह रहा हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकेंड इतने चक्कर लगा रहे हैं सब, कितने चक्कर प्रति सेकेंड दे दिया है। तो हम जानते हैं कि I बराबर होता है Q/T। क्या होता है I बराबर Q/T। तो T 1 सेकेंड दिया है, तो 1 सेकेंड में हम भाग दे सकते हैं। Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू होता है n और T के जब क्या रख देंगे 1, क्योंकि कहा है प्रति सेकेंड। यहाँ पे n का मान दे दिया है, n का मान आपको दिया है कितना 6 × 10⁻15 और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये आपको पता होगा E का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻19। अब देखिए इसमें गुणा कर लीजिए, 6 × 16, 19 में से 15 माइनस कर दीजिए, 19 में से 15 माइनस होगा तो -4 बचेगा, इसका आप गुणा कर लीजिए। 16 छक्के 96, 10⁻4 एम्पियर। ये क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 9.6 × 10⁻4, 16 छक्के 96। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिया है रदरफोर्ड की कमियां बताइए। 2 कमियां लिखना है, बहुत ही आसान है। देखिए रदरफोर्ड जो थे वो परमाणु के अस्तित्व को बता नहीं पाए थे, परमाणु के अस्तित्व को नहीं बता पाए थे। उन्होंने बोला था कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। यदि ऊर्जा का उत्सर्जन कोई भी करेगा, लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो धीरे धीरे पहले तो बड़े क्या कहते हैं बड़े ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा, चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगा, खत्म होते होते वो नाभिक में जाके गिर जाएगा, और नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जो कि ये गलत है। इसलिए ये जो रदरफोर्ड थे परमाणु के अस्तित्व को नहीं बता पाए, और ये जो थे रदरफोर्ड वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को भी नहीं बता पाए थे, ठीक है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए ये न्यूमेरिकल बहुत सारे बच्चे, लगभग कहे तो ज्यादा मात्रा में बच्चे, मैंने कहे तो 90% बच्चे गलत किए होंगे, क्योंकि ज्यादा 90 तो हम नहीं कर सकते हैं, और वो जितना भी गलत किए होंगे, लेकिन ज्यादा गलत किए थे, शायद 70-80 किए हों या जो भी किए हों, लेकिन गलत किए। क्यों, थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हम लोग जानते हैं कि पहले जो भी वस्तु रखा जाता है लेंस के सामने जो भी वस्तु रखा जाता है, तो लेंस और वस्तु की दूरी u निगेटिव लिया जाता है। u क्या नहीं है, निगेटिव। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि वस्तु जो है आभासी वस्तु है, आभासी वस्तु का कार्य कर रहा है, तो वस्तु लेंस के पीछे है, जब लेंस के पीछे है तो u की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यही खेल है यहाँ पे, u की वैल्यू क्या रखना है, u बराबर रखना है 10 सेंटीमीटर, वो भी क्या पॉजिटिव, ठीक है। और ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण, उसकी फोकस दूरी प्लस होती है, तो इसकी फोकस दूरी दे दिया है, इसकी फोकस दूरी दे दिया है 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर। तो आपसे भी पूछ दिया है, फार्मूला लगाएंगे, 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। लेंस है तो ये फार्मूला लगेगा, तो लिखेंगे 1/f, f दिया है 20, 1/v निकालना है 1/u, u आपका 10 है, माइनस वाला इस साइड लेकर आइए, प्लस हो जाएगा 1/20 प्लस 1/10 बराबर 1/v। एलसीएम लेंगे दोनों का, ये हो जाएगा 20 एलसीएम होगा, 20 से 20 कट जाएगा, 10 दूना के 20, 1/v, ये हो जाएगा 3/20 बराबर 1/v। इसको हम उल्टा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 20/3, इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। और यही क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे गलत किए होंगे, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ठीक है।
चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, आपको पता ही होगा कोई भी आवेशित कण, देखिए केवल तरंगे ही विद्युत चुम्बकीय, मतलब कि केवल ना, जब मतलब ये भी बोल सकते हैं सीधे सीधे कि जब कोई आवेशित कण त्वरित होता है तो वो भी एक प्रकार के क्या निकलता है, तरंगे निकलता है। या जब किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से परिवर्तित होती है तो भी क्या कहती है, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा निकालती है, जिसे हम उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, वो उस ऊर्जा निकालती है, उससे क्या होती है, तरंगे पैदा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए देखिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता, संचरण के लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B सदैव एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, देख सकते हैं फिगर में। वैद्युत क्षेत्र E, चुंबकीय क्षेत्र B सदैव एक दूसरे क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, और ये तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इसको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिनीशन है, और ये डिफिनीशन तैयार कर लीजिएगा, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का एक फार्मूला ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, किसी चुंबक के, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कैप्टेनियम का मान, किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता, किसी चुंबक के किसी एक ध्रुव की प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। एक तो ये भी लिख सकते हैं, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता, किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव की प्रबलता, यहाँ पर किसी एक ध्रुव की प्रबलता और दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। लेकिन आपको देखिए क्या करना है, हम लोग जैसे जानते हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई भी आप लोग क्या करते हैं, कोई भी धारावाहिक चालक या कोई छोर चुंबक या किसी भी धारावाहिक चालक रख देते हैं तो उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर NIAB sin थीटा होता है, जहां n फेरों की संख्या है, I बहने वाली विद्युत धारा है, A क्षेत्रफल है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। सेम टू सेम जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक धारावाहिक परिनालिका रख दिए चुंबकीय क्षेत्र में, यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई हम लोग वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, वैद्युत द्विध्रुव रख देते हैं तो उसमें टाउ बराबर PE sin थीटा लगता है। अब इससे हम तुलना कर सकते हैं, देखिए टाउ बराबर PE, E क्या है, विद्युत क्षेत्र, और यहाँ B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। इससे तुलना हम करें तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ध्यान से आप देखिए, टाउ बराबर होता है NIAB sin थीटा, इधर क्या है, टाउ बराबर होता है PE कौन थीटा, sin थीटा। ये चुंबकीय क्षेत्र के लिए है और ये विद्युत क्षेत्र के लिए है। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ E है, B है, sin थीटा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं m बराबर होता है NIA। तो ये क्वेश्चन आता है तो आप इसको लिखिएगा, ठीक है। ये हमेशा क्वेश्चन नहीं आता है, बहुत कम चांस है, और आ चुका है। यदि बोर्ड में दोबारा ये आता है तो आप इसको तैयार कर लीजिए। बिल्कुल ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा धारावाहिक लूप के तल के क्या होती है, लंबवत होती है, इसकी दिशा दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। तो ये बोर्ड में आता है तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब देखिए गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय आप जानते हैं किसी भी बंद पृष्ठ के लिए कार्य करता है। जब कोई आवेश किसी बंद पृष्ठ के अंदर हो तो गॉस का प्रमेय प्रूव किया जाता है। और देखिए या तो बोर्ड में गॉस का नियम आता है, या गॉस के नियम से 3 अनुप्रयोग है, एक अनंत लंबाई का आवेशित तार वाला है, एक आवेशित चादर वाला है, और एक गोला वाला है आवेशित। तीनों में से कोई देगा। तो ये दे दिया है, इस बार कौन सा दे दिया है, आपको दे दिया है अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार के लिए। तो देखिए इसको हम लोग, ये तो आपको लिखना ही पड़ेगा, इसके बारे में हम बताते जा रहे हैं और ये आप प्रूव भी करते जा रहे हैं। देखिए जो लिखा है ऊपर, सबसे पहले बोलेंगे माना एक आवेशित तार है, यह एक आवेशित तार है जिस पर समान रूप से आवेश वितरित है। इस पर आवेश का पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय नहीं बोलेंगे, रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि तार है तो रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर लिखेंगे Q/L, ये लिखेंगे Q/L। हम क्या बोलेंगे कि इसे हम बंद वक्र बनाना पड़ेगा क्योंकि गॉस का नियम लगाना है। तो इस अनंत लंबाई का आवेशित तार को एक बंद बेलन के रूप में रख लेंगे, बेलन के रूप में हो गया। अब बेलन का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है क्या होता है, वृत्ताकार पृष्ठ, ये होता है वृत्ताकार पृष्ठ, और ये जो होता है वक्र पृष्ठ होता है। देखिए ये आपका होता है, इसे हम लोग बोलते हैं वृत्ताकार पृष्ठ, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है वक्र पृष्ठ। जो रोलर होता है जमीन को रोलिंग करता है वो वक्र पृष्ठ करता है। तो यहाँ पे हम 2 जगह लिए हैं, छोटा सा क्षेत्रफल लिए हैं, एक लिए वक्र पृष्ठ पर और एक लिए वृत्ताकार पृष्ठ पर। तो वृत्ताकार पृष्ठ पर हम देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल वेक्टर के बीच में कोण डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री कोण बना है। कोण डिग्री 90 डिग्री। जबकि हम देख रहे हैं कि
इसके वक्र पृष्ठ पर क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में, इनके बीच में कोई डिग्री कोण, 0 डिग्री कोण। तो हम लोग लिखेंगे इस गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, हम दो जगह निकालेंगे, एक मान लीजिए P ले लीजिए, एक Q ले लीजिए। तो एक P पर निकालेंगे और एक निकालेंगे हम लोग किसके लिए, Q के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे d फाई P और यहाँ लिखेंगे d फाई Q। यहाँ से जब हल किया जाएगा तो फाई बराबर आप याद रखिएगा, फाई बराबर क्या होता है, फाई बराबर होता है E dA cos थीटा। इधर भी Q के जब हम लिखेंगे E dA cos थीटा। अब वैल्यू रखेंगे, P वाले पे देखेंगे, P वाले पर दोनों एक ही दिशा में है तो 0 डिग्री कोण होगा। तो यहाँ पे रहेंगे फाई बराबर आपको हो जाएगा E dA, लिखेंगे cos 0। यहाँ देखिएगा यहाँ पे डिग्री 90 डिग्री है, तो यहाँ से Q के जब लिखेंगे तो E dA cos 90 हो जाएगा, cos 90। तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर E हो जाएगा dA हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 या cos 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर E और लिख देंगे dA, E dA। अब यहाँ से E तो बाहर निकल जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम फाई बराबर लिखेंगे, फाई बराबर E बाहर निकल जाएगा, आपका रहेगा DA इस छोटे से जगह का है, पूरा इसका यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखते हैं तो वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई RS, क्या होता है 2 पाई RS। इसका जब लिखेंगे हम लोग तो फाई बराबर हो जाएगा E, ये बाहर निकलेगा तो वक्र पृष्ठ पूरा लिखेंगे 2 पाई RS, यस के जब क्या है यल है। इसको हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं, दूसरा समीकरण गॉस के नियम से हम क्या जानते हैं, गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन 0। हम जानते हैं गॉस के नियम से क्या होता है, फाई बराबर Q बट्टा एप्सिलॉन 0। दोनों का बायां पक्ष क्या है बराबर, तो दाहिना पक्ष ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बराबर E गुणे 2 पाई RL बराबर हो जाएगा Q बट्टा एप्सिलॉन 0। अब इधर भेज देंगे हम लोग तो ये हो जाएगा E बराबर 1/2 पाई R, और यहाँ से 2 पाई पहले 2 पाई एप्सिलॉन 0 कर लीजिएगा, Q बट्टा RL, Q बट्टा RL। देखिए Q बट्टा L क्या कहलाता है, लेमडा। तो यहाँ से बन जाएगा ये चीज़ क्या बन जाएगा लेमडा। यहाँ से आपका हो जाएगा E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 लेमडा बट्टा क्या लिख देंगे R, ये भी लिख सकते हैं। अब छोटा सा बस कलाकारी करेंगे, 2 से मन से गुणा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा 2 लेमडा बट्टा के R। और यही प्रूफ करना था और ये हो गया आपका प्रूफ, देख सकते हैं। ये प्रूफ करना पड़ेगा, बाकी जो लिखवाए हैं उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। चलिए, क्योंकि बहुत लंबा ये सेट है और इसको टाइम लगेगा। परावर्तित दूरदर्शी, परावर्तित दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशित यंत्र है जिसकी सहायता से दूर पर रखी वस्तु का हम लोग क्या करते हैं, रंगीन प्रतिबिंब देखते हैं। क्या रखते हैं, रंगीन प्रतिबिंब देखते हैं, ये याद रखिएगा। इसमें क्या होता है आपको पता है कि इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है जिसके एक तरफ अधिक फोकस दूरी का बड़े द्वारा का एक अवतल दर्पण लगाते हैं और नली के ना बीचों बीच में, नली के बीच बीच में एक समतल दर्पण जो कि 45 डिग्री कोण पर झुका कर रख देते हैं, और एक नेत्र के पास जहां आंख लगाते हैं उसके नेत्र के पास एक हम लोग उत्तल लेंस लगा देते हैं। देखिए ये पूरा वही चीज लिखा है कि यहाँ पे एक चौड़ी नली लगाई रहती है, इसके छोटे द्वारा पर बेलनाकार नली 45 डिग्री कोण पर झुका होता है, जो बताया गया है ऐसे ही। देखिए इस फिगर में देखिए, यहाँ पे देखिए ये एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जो कि यहाँ पे वस्तु रखा गया अनंत पर है। अनंत से चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, टकराने के बाद ऐसे आ रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री कोण बना के क्या लगा है, समतल दर्पण है। और ये समतल दर्पण सबसे पहले देखिए प्रकाश की किरणें आई, अवतल दर्पण पर टकराई, अवतल दर्पण इसका प्रतिबिंब यहाँ बना था, यहाँ बनाया A', और A', नेत्रिका लेंस E के लिए ये जो उत्तल लेंस लगा है ना, इस उत्तल लेंस को बोलते हैं नेत्रिका लेंस। इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और ये वस्तु का कार्य करने के कारण इसका प्रतिबिंब बनाएगा A', जो कि देख सकते हैं यहाँ पे देखिए। और इसकी आवर्धन देखिए, आवर्धन का सूत्र भी लिख दिए, आवर्धन क्षमता m बराबर होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख को बना दर्शन कोण बट्टा, ये बट्टा है, यहाँ से बोलेंगे बट्टा है, वस्तु द्वारा आंख को बना दर्शन कोण। m बराबर होता है देखिए, यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी F0 हो और नेत्रिका की फोकस दूरी क्या हो, F हो। ये जो अवतल दर्पण है इसकी फोकस दूरी FO से दिखाया है और लेंस की फोकस दूरी F से दिखाया है। तो यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसके लिए फार्मूला ये होता है m बराबर -FO बट्टा F0, और स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसके लिए फार्मूला ये होता है m बराबर -FO बट्टा Fe 1 + Fe बट्टा D।
तो आप ये फिगर याद रखिए और ये आप मतलब कि फार्मूला कार्यविधि याद रखिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले हैं। या तो सूक्ष्मदर्शी देगा, या तो परावर्ती दूरदर्शी देगा, या तो खगोलीय दूरदर्शी देगा। और सुनिए, हम अलग से इसका वीडियो सबका अलग अलग बनाएंगे। सूक्ष्मदर्शी अलग बनाएंगे, परावर्ती दूरदर्शी अलग बनाएंगे, और खगोलीय दूरदर्शी अलग बनाएंगे, ट्रांसफार्मर अलग बनाएंगे। और यदि आप चाह रहे होंगे कि इसका अलग वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जितने बच्चे क्लास 12 में यदि इस वीडियो को देख रहे होंगे वो कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सर इसका अलग अलग भी बनाइए। अलग अलग में ना हम बनाएंगे उतना हिसाब से बनाएंगे ना कि आपको पूरा क्लियर हो जाए चीज़ें। क्योंकि देखिए ये बहुत लंबा पेपर है और इसमें जितना हम लोग स्लो चलेंगे बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, ठीक है। तो आप जानते होंगे कि अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय ऐसे पदार्थ, देखिए अनुचुंबकीय यदि पदार्थ ले लें तो अनुचुंबकीय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्षीण रूप से चुंबकित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा लेकिन क्षीण रूप का होगा। यदि हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ लेते हैं तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित होगा, बहुत क्षीण रूप से चुंबकित होगा। और सबसे ज्यादा चुंबकित होता है लौह चुंबकीय। तो लौह चुंबकीय पदार्थ होता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है, प्रबल रूप से। यही सब लिखा गया है, इसका एग्जाम्पल लिखा गया है। एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, कौन होता है लौह चुंबकीय, कौन होता है प्रतिचुंबकीय, कौन होता है अनुचुंबकीय। जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होगा वो लौह वाला है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कम रूप से होगा वो आपको अनुचुंबकीय है, और जो नौकर विपरीत दिशा में बहुत कम होगा वो है प्रतिचुंबकीय। ये देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका क्वेश्चन है ऊर्जा बैंड का आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक और कुचालक जो भी है। आप जानते होंगे कि जो चालक होते हैं उनका आपका ऊर्जा का अंतराल जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम होता है, ठीक है। और जो अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक, उनका एक और 3 के बीच में रहता है, 1 और 3 के बीच में इनका ऊर्जा बैंड का अंतराल रहता है। और जो अर्धचालक होते हैं, अचालक जो होते हैं उनका देखिए, उनका 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये आप याद भी कर सकते हैं कि इसका कितना होता है, ये याद कर लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से लिखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 100 प्रेरकत्व से क्या तात्पर्य है। किसी कुंडली का 100 प्रेरक, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के साथ साथ इसका थ्योरी भी है, ठीक है। तो 100 प्रेरकत्व आप जानते होंगे, देखिए इतना ज्यादा करने से अच्छा है, किसी भी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली में बहने वाली धारा आई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक रखते हैं, उस नियतांक को कहते हैं यल। यल को क्या बोला जाता है, 100 प्रेरकत्व या 100 प्रेरण गुणांक। और ये इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें कह रहा है किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक कुंडली चुंबकीय फ्लक्स के गणितिकाओं में नहीं है N∅, चुंबकीय फ्लक्स के गणितिकाओं के बराबर होता है, जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रहा हो। यहाँ दिया है डेल्टा आई डेल्टा टी बराबर 1, क्योंकि ये फार्मूला देखिए क्या होता है, ये फार्मूला होता है E बराबर यल और डी आई बट्टा के डी टी, ये फार्मूला होता है। E प्रेरित विद्युत वाहक बल, यल 100 प्रेरकत्व या 100 प्रेरण गुणांक, ई बराबर यल डी आई बट्टा डी टी। ये वाला ई यल के बराबर होगा कब, जब धारा में परिवर्तन की दर एकांक होगी तब। यही कह रहा है, तो इसका दोनों डिफिनेशन दे दिया है कि किसी भी कुंडली का 100 प्रेरकत्व यल किसके बराबर होता है, विद्युत प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब, जब इसमें धारा प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हो, प्रति सेकंड क्या हो रही है, 1 एम्पियर प्रति सेकंड प्रवाहित हो रही हो तब। कह रहा था किसी कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक संख्यात्मक रूप से प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक हो। वही चीज फिर दोबारा रिपीट हो गया है जो कि ऊपर है। सीधे सीधे आप बोलिएगा, सीधे आप बोलिए कि ई बराबर यल कब, जब किसी भी कुंडली में धारा में परिवर्तन की दर क्या हो जाए, एकांक हो जाए। एकांक है 1 एम्पियर प्रति सेकंड, जो कि ये लिखा है 1 एम्पियर प्रति सेकंड, ये भी लिख रहा है 1 एम्पियर प्रति सेकंड, आप भी तैयार कर लीजिए, ठीक है। अब इस पर न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल आप लगा लीजिए, ई बराबर यल डी आई बट्टा डी टी, इसी पे लगा लीजिए। देखिए क्या कह दिया है, कह रहा है कि 100 प्रेरकत्व यल दे दिया है, यल आप रखिए वैल्यू, ई बराबर यल की वैल्यू देखिए कितना दिया है 0.4, और किस में दिया है मिली हेनरी। मिली हेनरी को हेनरी में करिए 10⁻³ मिली हेनरी को क्या कीजिए हेनरी में 10⁻³ अब देखिए इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर हो जाता है। धारा तो दे दिया आपका 1 एम्पियर, धारा 1 एम्पियर, समय कितना है 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड।
अब एक बात देखिए, दशमलव से दशमलव वहीं कट जाएगा, ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा, दशमलव हट गया, तो आपका जो आंसर होगा E बराबर 4 गुणे 10 पगात -3 वोल्ट, यही आपका बस क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना वोल्ट, इतना आसान था। डिफिनीशन आप तैयार कर सकते हैं, न्यूमेरिकल यही है, E बराबर 4 गुणे 10 पगात -3। इसका मात्रक देखिए, इसका मात्रक हेनरी होता है, इसका बीमा देख लीजिए, यम यल पर 2, टी पर -2 और ए पर भी -2, ये इसका क्या होता है, बीमा होता है। बीमा याद कर लीजिए, मात्रक इसका क्या होता है, हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने ट्रांसफार्मर। देखिए ट्रांसफार्मर हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, दूरदर्शी होता है, पीएन संधि डायोड हुआ, या अगर ये कहते हैं कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, व्यक्तिक्रम विवर्तन में अंतर, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है। और देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है ये एक अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, जिसके घर में लाइट कम जा रही होगी उसे ट्रांसफार्मर से मतलब दूर होगा उसका घर, तो वो बीच में क्या करता है, अपने घर में छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो होता है स्टेबलाइजर, स्टेबलाइजर कहते हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका कार्य जो होता है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल देता है, और उच्च वोल्टेज को क्या करता है, निम्न वोल्टेज में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है उच्चाई और एक होता है अपचाई। तो यहाँ पर आपसे बात कर रहा है उच्चाई के बारे में बात किया है। उच्चाई देखिए, जो उच्चाई ट्रांसफार्मर आप देख रहे होंगे, इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, जबकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, अधिक है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि ये क्या करता है कि हम लोग देख सकते हैं, इसमें देखिए फेरों की संख्या अपने आप ही कम है, बीच में क्या होता है, नॉर्मल लोहे का क्या होता है, क्रोड होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में या उच्च वोल्टेज के निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करती है और अन्योन प्रेरण का सिद्धांत पर कार्य करती है। उच्चाई ट्रांसफार्मर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है। इसका उपयोग निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में करते हैं, उच्चाई को निम्न वाले में से उच्च वाले में बदलते हैं। अब देखिए कार्यविधि हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य कोई निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ा जाता है, तो देखिए ये सारा आपको दिया है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन फाई भी रहना चाहिए, आपको फाई भी हो तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी हो, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी होता है, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है, एन एस होता है, एन एस होता है, ठीक है। और इसमें जो ई एस लिखेंगे सेकेंडरी में क्या होगा, ई एस। तो सीधे सीधे देखिए यहाँ से आप लिखेगा, आप प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ई पी प्राइमरी के लिए माइनस आप लिखेंगे एन पी प्राथमिक के लिए लिख रहे हैं, और यहाँ लिखेंगे डी फाई बी बट्टा के डी टी। समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। दूसरे वाले सेकेंडरी कुंडली के लिए लिखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल ई एस बराबर माइनस एन एस डी फाई बी बट्टा के डी टी। समीकरण नंबर 2। 1 में 2 का भाग दे दीजिए। जब 1 में 2 का भाग देंगे तो 1 में 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा ई पी बट्टा के ई एस इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस के एन पी डी फाई बी बट्टा डी टी, और यहाँ से हो जाएगा माइनस के एन एस डी फाई बी बट्टा के डी टी। ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और आपका फार्मूला प्रूफ हो जाएगा ई पी बट्टा ई एस इक्वल टू एन पी बट्टा के एन एस। ये आपका फार्मूला है, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर आएगा तो आप इस तरह कर सकते हैं, और पूरा अच्छे तरीके से वीडियो देखने के लिए हम लोग पूरा इस पर वीडियो एक बनाएंगे, हम बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे, पूरा समझ में आएगा। फिलहाल में अनसॉल्व में पेपर है तो हम लोग इस पर ज़्यादा मतलब हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र। ये तो आसान क्वेश्चन है, ये बहुत कम समय में हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समांतर प्लेट संधारित्र जानते होंगे, संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है। संधारित्र क्या होता है, दो प्लेटों का एक ऐसा समायोजन होता है जिसके आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए ही इसके विभव को घटा के इस पर आवेश की मात्रा को बढ़ा के इसकी धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो संधारित्र में 2 प्लेट लगा होता है, पहले प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ते हैं, दूसरे प्लेट को किससे जोड़ते हैं, पृथ्वी से। हमारा ये सूत्र होता है, संधारित्र का सूत्र होता है C बराबर होता है K एप्सिलॉन 0 A बट्टा के D। ये सूत्र होता है C बराबर K एप्सिलॉन 0 A बट्टा के D, जहाँ के
के जो होता है दोनों प्लेटों के बीच भरा हुआ कोई परावैद्युतांक होता है। डी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है। ए इसका क्षेत्रफल होता है। तो क्या रहा है, जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर देना है, दोगुना। पहला कंडीशन हम हल करते हैं। सी डैश कब, जब प्लेटों के बीच की दूरी को दोगुना कर दे रहा है, तो के एप्सिलॉन 0 ए प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया है, दोगुना कर दिया। तो हम लोग देखेंगे इसके लिए आ जाएगा 1/2, ठीक है, 1/2 के एप्सिलॉन 0 ए बट्टा के डी। किसका मान है, सी का मान है। तो सी डैश बराबर हो जाएगा C/2। तो आधा हो गया। जो संधारित्र की धारिता आई वो पुराने वाले संधारित्र के क्या हो गई, आधी हो गई। क्योंकि देखिए अब कह रहे ना क्या करना है, प्लेटों के बीच की दूरी को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया। प्लेटों के बीच की दूरी जो डी थी वो दोगुना हो गई, 2D हो गई। तो ये हम देख सकते हैं कि संधारित्र की धारिता क्या हो गई, आधी हो गई। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या बोला है, दूसरा वाला दूसरा कह रहा है कि यदि प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए। अब क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल एक को आधा करना है। नया वाला देखते हैं, C डबल डैश लिख देते हैं। हमारा सूत्र है के एप्सिलॉन 0। अब इस बार क्या कर रहा है, क्षेत्रफल को आधा कर रहा है, A/2। नीचे क्या रहेगा, डी। आपको पता होगा कि पहला नंबर दूसरा नंबर है क्या है, तीसरा नंबर। तो तीसरा सीधे कहाँ जाता है, तीसरा जाता है दूसरे पर। ये हो जाएगा के एप्सिलॉन 0 A/के, ये हो जाएगा 2D। ये भी बात वही आई, ये भी वही आई। जो नया वाला संधारित्र की धारिता आई वो पुराने वाले संधारित्र के क्या होगी, आधी होगी। इस कंडीशन में संधारित्र की धारिता भी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तीसरा कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, तीसरा कंडीशन कह रहा है प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक माध्यम भर दें। परावैद्युतांक माध्यम भर देंगे तो सी हम जानते हैं, C बराबर के एप्सिलॉन 0 A/के डी। तो संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्योंकि के बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा। तो इस कंडीशन में संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही बस बोला है। तो दो, पहला कंडीशन और दूसरे कंडीशन में संधारित्र की धारिता घट जाएगी। संधारित्र की धारिता पर बोला है ना, क्या प्रभाव पड़ेगा, इन तीनों में परिवर्तन कर रहा है। तीसरी बात, संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्या कर रहा है, कोई परावैद्युतांक माध्यम रख दिया है। तो जब परावैद्युतांक माध्यम रखेगा तो हम लोग जानते हैं कि इसकी धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी, बाकी दोनों में घट जाएगी। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बहुत पूछता है। व्यतिकरण में क्या होता है, व्यतिकरण में दो तरंग स्रोत की आवश्यकता होती है, जबकि विवर्तन में एक ही तरंग हो जाता है, एक ही तरंग में काम हो जाता है। जो व्यतिकरण होता है इसमें फिंजे एक ही चौड़ाई की भी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, जबकि जो विवर्तन है उसमें फिंजे कभी भी एक चौड़ाई की नहीं होती है। ये भी बात याद रखिएगा। फिर कह रहा है कि जो व्यतिकरण में सभी दीप्त फिंजे एक ही तीव्रता की होती है, जबकि विवर्तन में दीप्त फिंजों की तीव्रता क्या होती है, घटती जाती है। लास्ट वाला देख सकते हैं, व्यतिकरण में अदीप्त फिंजों की तीव्रता शून्य या बहुत कम होती है, जबकि विवर्तन में निम्नलिखित की तीव्रता शून्य नहीं होती है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बिल्कुल याद करके जाइएगा। इसके बाद देखिए, व्यतिकरण के लिए शर्तें, दोनों तरंगों का आयाम लगभग बराबर होने चाहिए, दोनों तरंगों की आवृत्तियां बराबर होनी चाहिए, दोनों तरंगों के स्रोतों के बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए, दोनों तरंगों के कला संबंध स्रोत क्या होंगे, कला संबंध स्रोत नियत होने चाहिए, समान चेंजिंग होने चाहिए। और बाकी इसमें देख सकते हैं, इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक। अब आया व्हिटस्टोन सेतु, ये भी आता है। व्हिटस्टोन सेतु आ गया है तो कभी कभी किरचॉफ का नियम भी आ जाता है। तो व्हिटस्टोन सेतु आप जानते होंगे, व्हिटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्त होती है जिसमें 3 हमें ज्ञात प्रतिरोध होते हैं, 3 को ज्ञात होते हैं, चौथा हमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना होता है। यह आया हुआ है। और देखिए व्हिटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज के बीच में विकर्ण जिसमें धारामापी लगाया जाता है और दूसरे वाले विकर्ण में सेल लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे लगाया गया है व्हिटस्टोन में, ये आप लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसको प्रूव करना है, P/Q = 2R/S। देखिए हम लोग प्रूव करते हैं इसको। सबसे पहले देखिए यहाँ प्लस वाला है, ये प्लस है, ये माइनस है। हम लोग इसको जब प्रूव करेंगे देखेंगे, धारा यहाँ से जा रहा है, विद्युत धारा आई यहाँ पे जा रहा है, धारा का बंटवारा हो जा रहा है, धारा का बंटवारा, कुछ धारा इसमें जाएगा P वाले में, कुछ धारा इसमें जाएगा, ठीक है, कुछ धारा इसमें जाएगा, जिसमें इसमें I2 जा रहा है, इसमें I1 धारा जा रहा है R वाले में। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा है, धारा मापी लगा हुआ है। फिर इसमें जो धारा, क्योंकि इसमें धारा जाएगा नहीं तो जो धारा इसमें I1 जा रही थी ये धारा यहाँ चली जाएगी Q वाले में, और यहाँ से धारा I2 चली जाएगी, ये धारा I2 जा रही है यस वाले में। फिर ये धारा I होते हुए आ जाएगी कुंजी के पास, ठीक है। तो हम लोग इसको चलते प्रूव करने। सबसे पहले हम लोग किरचॉफ का नियम लगाएंगे, बंद पास लेंगे, बंद पास A B
डी ए। सबसे पहले ये बंद पास, पहला बंद पास है, ये पहला है और ये दूसरा बंद पास है। तो लिखते हैं हम लोग सबसे पहले बंद पास। बंद पास लेंगे ए बी डी और ए में, ये बंद पास पहले लेंगे। धारा इस तरह जा रहा है तो हम जानते हैं कि सिग्मा आई आर इसका टू होता है सिग्मा ई, ये होता है किरचॉफ का दूसरा वाला नियम। तो धारा की दिशा में चल रहा है, धारा I1 है, प्रतिरोध P है, तो यहाँ लिखेंगे धारा I1 प्रतिरोध P। अब देखिए इधर आ रहा है, इसमें कोई धारा आ नहीं रही है, तो यहाँ से धारा 0 लेकिन प्रतिरोध है G। ऐसे जाएंगे तो उल्टा चलना है, धारा उधर से आ रही है, हम इधर से चल रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस, धारा है I1 और प्रतिरोध है इसमें R, इसको टू हम लोग लिखेंगे विद्युत वाहक बल नहीं 0, इसको इधर भेजेंगे, यहाँ हो जाएगा I1P बराबर I1 और यहाँ हो जाएगा R, ये हो जाएगा I1 नहीं, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे I2 है, ये है आपका I2, ये आपका क्या है I2 है, इधर से आ रहे हैं I2 है। यहाँ से आपका हो जाएगा समीकरण नंबर क्या बना के छोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 बना के हम लोग छोड़ देंगे। दूसरा हम लोग इसमें लगाते हैं, ये लेंगे BCDB, लिखेंगे बंद पास, बंद पास BCDB में ये बंद पास लेंगे। चलेंगे धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो धारा है I1 और प्रतिरोध है Q। फिर ऐसे आएंगे तो विपरीत आ रहे हैं, तो लिखेंगे माइनस, धारा है I2 प्रतिरोध है यस, इसमें जाएंगे तो धारा नहीं जा रहा है, तो इसमें धारा है 0 प्रतिरोध है G इक्वल टू विद्युत वाहक बल 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा I1 गुणे Q और ये माइनस I2 यस बराबर 0, माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस I1 Q बराबर I2 यस। समीकरण नंबर 2, 1 में 2 का भाग दे देंगे, 1 में 2 का भाग देंगे, 1 डिवाइड बाई 2, तो बाएं वाला बाएं तरफ भाग देंगे, I1P ये हो जाएगा I1Q बराबर हो जाएगा I2R, ये हो जाएगा I2 यस, ये वाला इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, आपका प्रूफ हो जाएगा P बट्टा Q बराबर R बट्टा यस। ये आ सकता है बोर्ड में, इसको तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, इसके बाद का क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। आपको दिया क्या है, आपको दे दिया है लंबाई और आपको दे दिया क्या द्रव्यमान, ये दोनों दे चुका है, तो हम लोग वैल्यू भरते हैं। देखिए लंबाई का दिया है L1 संबंध है, L2 संबंध है, L3, ये 3 संबंध है, 2 संबंध है, 1 दे दिया है। यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं कि यहाँ से दिया द्रव्यमान M1 संबंध है, M2 संबंध है, M3 बराबर दिया है 1 संबंध है, 2 संबंध है, 3, ये दे दिया है। द्रव्यमान दे दिया है और लंबाई दे दिया है। आपसे पूछा प्रतिरोध R1 संबंध है, R2 संबंध है, R3, ये प्रतिरोध पूछ दिया है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ जानिएगा, सबसे मेन चीज़ क्या है, आप लोग पढ़े होंगे घनत्व, घनत्व डी बराबर क्या होता है, घनत्व डी बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, ये पढ़े होंगे। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा आयतन। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आयतन को लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे लंबाई, ये भी लिख सकते हैं। यदि आप इसको ये भेज दीजिए, क्षेत्रफल को उधर भेज दीजिए, ए बराबर लिख सकते हैं द्रव्यमान और यहाँ घनत्व और यहाँ लंबाई। इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ए हमको चाहिए, ए को हटाना है क्योंकि द्रव्यमान दिया है और लंबाई दिया है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे प्रतिरोध R1 R2 R3। हम जानते हैं प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R बराबर पढ़ेंगे, R बराबर रो यल बट्टा ए पढ़े हैं, R बराबर रो यल बट्टा ए। तो यहाँ से लगाएंगे पहले के लिए, तो रो नहीं बदलेगा, रो यही रहेगा, L1 हो जाएगा, A1 हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा रो, यहाँ हो जाएगा L2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा रो विशिष्ट प्रतिरोध है जो कि बदलेगा नहीं, बाकी ये सब ये तीनों हट जाएगा, ये तीनों कट जाए हट जाएगा। तो यहाँ से आपका रहेगा R1 संबंधे R2 संबंधे R3, यहाँ से हो जाएगा आपका L1 बट्टा A1 संबंधे L2 बट्टा A2 संबंधे L3 बट्टा A3, ये हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि L वाले को बदलना है, L नहीं, L में तो दिया है, A को बदलना है। तो A का जवाब आप रखिएगा, यहाँ से L1 रहेगा, A का जवाब बदलना है। देखिए A का जवाब बदलिए, A का जवाब क्या रखेंगे, यम द्रव्यमान तो M1 और ये घनत्व D को D रहने देंगे, ये हो जाएगा L1, यहाँ से हो जाएगा क्योंकि घनत्व नहीं बदलेगा, संबंध है L2
क्षेत्रफल के जगह पर लिखेंगे m2 बट्टा डी घनत्व रहेगा, और यहाँ लिखेंगे L2। है मेन बट्टा है, मेन बट्टा है, मेन बट्टा बढ़न बनाइएगा। संबंधे L3, यहाँ लिखेंगे D, और यम पहले लिख लेंगे, m3 बट्टा के क्या लिखेंगे D और L3 ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसी का वैल्यू भरे हैं, इसी का देखिए क्षेत्रफल के जगह पर m बट्टा डी, डी माने घनत्व, L माने लंबाई। चौथा सीधे कहाँ जाता है, पहले बात की डी वाला हट जाएगा, डी वाला सब हट जाएगा, डी हट गया, इसमें डी नहीं है, यहाँ पे यम है, ठीक। डी हट गया, चौथा सीधे कहाँ जाता है, पहला, चौथा कहाँ जाएगा, पहला, चौथा कहाँ जाएगा, पहला। तो यहाँ से हो जाएगा L1 का स्क्वायर, नीचे आपका हो जाएगा m1, और यहाँ हो जाएगा L2 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा m2, और उसके बाद हो जाएगा L3 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा m3। मान भरेंगे, और जब इसमें मान भरेंगे हम लोग, देखिए जब मान भरेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आपकी वैल्यू जो आएगी भरिए। लंबाई के जब क्या दिया, लंबाई आपका 3 दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और नीचे देखिए m1 कितना दिया है, m1 आपका 1 दिया है। फिर हम लोग वैल्यू भरेंगे, L2 आपका 2 है, तो यहाँ लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और देखिए m2 कितना है, m2 आपका 2 है। उसके बाद हम लोग देखेंगे L3 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और ये कितना है, लास्ट में m3 3 है, तो ये हो जाएगा 3 3 के 9 बट्टा 1, यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4, 1 2 से 1 2 काट दीजिए, 2 बट्टा 1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 बट्टा 3। तो नीचे कुछ नहीं आना चाहिए, तो 3 से गुणा कर देते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 27, ये हो जाएगा 3 दूना का 6, और 3 से 3 कट जाएगा 1, यही आंसर हो जाएगा। 27 संबंधे 6 संबंधे 1। यहाँ पर जो कलाकारी हुआ है, R बराबर रो L बट्टा ए, रो कट गया है, L1 बट्टा A1 हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई में और द्रव्यमान में, लंबाई द्रव्यमान में आंसर है, तो क्षेत्रफल को क्यों बदलना ही है, क्षेत्रफल को बदलने के लिए व्यवस्था लगाएंगे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टा आयतन, आयतन बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई, और तिर्यक का गुणा कर दिए, यहाँ तिर्यक का गुणा कर दिए, क्षेत्रफल को घनत्व को जब भेज दिए, और यही वैल्यू उठा के यहाँ भर दिए, तो हमारा प्रूफ हो गया है। इसके बाद देखिए दो पतले, ये भी डेरिवेशन है, ये भी आपका डेरिवेशन है। दो पतले लेंसों को परस्पर संपर्क में रखते हैं, तो इसके संयोजन की फोकस दूरी, आपको फार्मूला पता होगा, यही फार्मूला आता है, 1 बट्टा एफ बराबर होता है 1 बट्टा F1 प्लस 1 बट्टा F2, यही होता है, यही प्रूव करने के लिए आया है। और देखिए कैसे प्रूव करेंगे हम लोग, देखिए बहुत आसान है। यहाँ से हम लोग प्रूफ जब करते हैं, दो लेंस ले लीजिए, एक लेंस ये है, एक लेंस ऐसे बनाइए, इसका मुख्य ऐसे बनाइए, इसका ये मुख्य अक्ष है, ठीक है। यहाँ पे एक वस्तु रखना है, यहाँ पे एक वस्तु रखिए, ये आपका वस्तु है, इससे प्रकाश किरण भेजिए। जब प्रकाश किरण भेजेंगे, पहला प्रकाश किरण जा रहा है, इसके कारण हम जानते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। देखिए L पहला लेंस L1 है, दूसरा लेंस क्या है L2। कह रहे हैं माना दो पतले लेंस L1 L2 संपर्क में रखे गए हैं, पहले लेंस की फोकस दूरी F1 है, दूसरे लेंस की फोकस दूरी F2 है। प्रथम लेंस के सामने एक वस्तु O रखा गया है, एक वस्तु O रखा गया है, जिसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब क्या बना है I डैश। I डैश जो बनेगा वो आपका आभासी बनेगा, क्या बनेगा आभासी। तो I डैश जो बन रहा है I डैश, अब देखिए ये I डैश बन गया है। जैसे I डैश बनता है, ये दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, दूसरा लेंस के लिए क्या करेगा, ये पहला वाला लेंस L1 इसका प्रतिबिंब बनाया है I डैश, और दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब क्या बनाता है, दूसरा लेंस इसका प्रतिबिंब I पे बनाता है, क्या बनाएगा I, क्योंकि ये पहले वाले लेंस के प्रतिबिंब हो गया और दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से देखिए एक चीज वैल्यू लिखेगा, ये दूरी आपकी वस्तु की दूरी हो जाएगी, और ये वाली दूरी जो होगी पहले लेंस के लिए, पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और दूसरे वाले लेंस के लिए क्या होगी फोकस दूरी, मतलब दूसरे वाले लेंस के लिए ये प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगी। तो पहले वाले लेंस L1 के लिए, पहले वाले लेंस L1 के लिए प्रतिबिंब की दूरी ये V डैश लिखेंगे, और दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेंगे V लिखेंगे, दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब की दूरी V। अब हम प्रूफ करेंगे, तो हम जब हम प्रूफ करते हैं तो लिखेंगे पहले लेंस L1 के लिए, पहले लेंस L1 के लिए हम लोग प्रूफ करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 बट्टा F1 बराबर 1 बट्टा V माइनस 1 बट्टा U। तो यहाँ पर V के जगह पर रखेंगे V डैश, क्योंकि पहले वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब कहाँ बना है V डैश पे बना है, इतना दूरी पे बना है, और U तो U रहेगा, इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1, बना के छोड़ देंगे। अब देखिए दूसरे वाले लेंस की बात करेंगे, दूसरे वाले लेंस की बात करेंगे,
दूसरे लेंस L2 के लिए, ठीक है। दूसरे लेंस L2 के लिए हम बात करेंगे तो L2 के लिए लिखेंगे 1/, या आपको जब क्या लिखेंगे F2, क्योंकि लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U, ये होता है, ठीक है। तो 1/F2 बराबर लिखेंगे 1/V, भी माने प्रतिबिंब। अब सुनिए, दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब तो ये है, दूसरे वाले लेंस के लिए प्रतिबिंब ये है, कहाँ से कहाँ तक, V दूरी पर, तो प्रतिबिंब बना है V पर, माइनस दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कौन काम करेगा, U थोड़ी ना, दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु वही है, वस्तु ये है, दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु तो ये है ना, तो इसके लिए वस्तु की दूरी लिखेंगे 1/, क्या लिखेंगे V डैश, क्या लिखेंगे V डैश, समीकरण नंबर क्या बना देंगे 2। अब दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ने पर देखिए क्या आ जाएगा 1/, ये दोनों को जोड़िए 1/F1 प्लस 1/F2 इक्वल टू, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपका आ जाएगा 1/V डैश माइनस 1/U और प्लस 1/V माइनस 1/V डैश, तो 1/V डैश 1/V डैश कट जाएगा, तो 1/F1 प्लस 1/F2 1/V माइनस 1/U, और 1/V माइनस 1/U का कहलाता है 1/F, तो यहाँ से सूत्र एक और बन जाएगा 1/F1 प्लस 1/F2 बराबर 1/F। ये फार्मूला आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ये फार्मूला प्रूफ हो गया, देख सकते हैं ऐसे इसको प्रूफ करना होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन है, देखिए यह है पूर्ण तरंग दृश्यकारी। आप जानते होंगे पूर्ण तरंग दृश्यकारी का मतलब क्या होता है, चार्जर, जो चार्जर आप देखते हैं या जो इन्वर्टर वाली बैटरी आती है उसका जो मशीन होता है वो भी क्या होता है, पूर्ण तरंग दृश्यकारी होता है, जिसका कार्य क्या होता है, पूरा ये क्या करता है, एसी को पूरा क्या करता है, डीसी में बदल देता है, प्रत्यावर्ती धारा को दृश्य धारा में बदलता है, यही होता है क्या होता है, पूर्ण तरंग दृश्यकारी। देखिए पूर्ण तरंग दृश्यकारी की रचना में आप देख सकते हैं, पूर्ण तरंग दृश्यकारी दिया जाता है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो डायोड होते हैं D1 तथा D2, ठीक है। इसमें जो ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक कुंडली होती है वो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ी होती है, और जो दूसरी कुंडली होती है वो डायोड D1 D2 से जुड़ी होती है, ठीक है। देखिए पहले आधे चक्र में जब इसमें प्रत्यावर्ती धारा दिया जाता है तो ये ए वाला प्लस होता है, बी वाला क्या होता है माइनस। तो जब ए वाला, देखिए ए वाला जब प्लस होगा, आप देखिए जब ए वाला यहाँ पे प्लस हो जाता है तो देखिए क्या हो जाता है, ए यहाँ प्लस हो गया और ये क्या हो गया माइनस, ए प्लस हो गया, तो ए प्लस हो गया तब पी वाला किससे जुड़ा प्लस से, एन वाला किससे जुड़ा माइनस से, तो यहाँ पे विद्युत धारा जाता है, यहाँ विद्युत धारा जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें विद्युत धारा जाएगा, तो ये पी वाला जुड़ा है माइनस से, पी वाला जुड़ा है माइनस से, एन वाला जुड़ा है प्लस से, कहाँ विद्युत धारा जाएगा, तो ये जो होता है, ये वाला जो सिरा होता है ये होता है अग्रामीनत, तो इसमें विद्युत धारा जाता है पहले आधे चक्र में, ये होता है उत्क्रम अभिनत, तो इधर विद्युत धारा नहीं जाता है, विद्युत धारा ऐसे जाते जाते घूम के इधर से लोड प्रतिरोध से चला जाता है। जबकि अगले आधे चक्र में क्या होता है, ये वाला बन जाता है माइनस और ये वाला बन जाता है प्लस। जब ये वाला प्लस हो जाता है तो ये प्लस पी वाला से, एन किससे जुड़ा है माइनस से, तो अब इसमें धारा जाता है, इस तरह धारा जाता है, ये बन जाता है अग्र अभिनत, अगले चक्कर में ये बन जाता है उत्क्रम अभिनत। इस प्रकार पीएन संधि डायोड में, इस प्रकार ये पीएन संधि डायोड है, इस वाले में धारा पहली बार में जा रहा है तो लोड प्रतिरोध में तब भी चला जा रहा है, दूसरी बार में पीएन संधि डायोड में इसमें जा रहा है तब भी लोड प्रतिरोध में चला जा रहा है। इस प्रकार क्या होता है कि आप जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा को पूरे मान को क्या करता है, दृष्टिकारी करता है, जो कि आप देख सकते हैं पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, ये देख सकते हैं जो फिगर ऐसे बनाया गया था, इसका बाकायदे यहाँ पे लिखा भी गया है कि पहले आधे चक्र में, अभी बताएं पहले आधे चक्र में ऊपर वाला ये धनात्मक होता है और ये ऋणात्मक होता है, जिसके कारण इसमें धारा जाता है, अग्र अभिनत होता है, ये उत्क्रम अभिनत होता है। फिर अगले आधे चक्र में ये बन जाता है अग्र अभिनत और ये बन जाता है उत्क्रम अभिनत। इसको देख सकते हैं, इसको बढ़िया से आप तैयार भी कर सकते हैं, पूर्ण तरंग दृश्यकारी, बोर्ड में बहुत आता है पूर्ण तरंग दृश्यकारी, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, पूर्ण तरंग दृश्यकारी होता क्या है, ठीक है। इसमें पूरा इसका कार्यविधि भी तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन है, रदरफोर्ड का मॉडल भी कर सकते हैं। रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी पर लेकर बौछार कराया था, सोने की पन्नी पर जब अल्फा कणों की बौछार करा रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज निष्कर्ष किया कि परमाणु का आकार क्या होता है, गोल होता है, परमाणु कैसा है, गोल है, और जो धनावेशित भाग है नाभिक में वो परमाणु के एकदम बीचों बीच में छोटे से स्थान में क्या है, केंद्रित है, और वो बहुत सारे अल्फा कण जो सीधे निकल के चले जाते हैं, किसी कोण पर निकल के चले जाते थे, जिसके आकार पर इन्होंने बताया था कि यहाँ देख सकते हैं पूरा बकायदे परमाणु जो होता है
समस्त द्रव्यमान उसका धनावेशित केंद्र में स्थित होता है। परमाणु का सारा द्रव्यमान एक छोटे से भाग में स्थित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। और नाभिक की त्रिज्या भी दिया है 10⁻⁻14 मीटर की कोटि का होता है। अब नाभिक के चारों ओर 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहता है, ये बताया भी है। वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमण करता है, यही गलती कर दिए थे उन्होंने, ठीक बताया था, वृत्ताकार चक्कर पर लगाते हैं, लेकिन ये बोले थे कि ऊर्जा का उत्सर्जन भी करते हैं। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे ऊर्जा खत्म होगा और नाभिक में गिर जाएगा, जो कि इनकी कमी थी। पूछा भी था कि रदरफोर्ड की क्या 2 कमियां थी, तो पहला था परमाणु के अस्तित्व को नहीं बता पाए थे और स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। अब आ गया परिनालिका। परिनालिका आप जानते होंगे, कोई भी जो आप जानते हो कोई भी कुचालक पदार्थ जो बेलनाकार, यदि बेलनाकार पाइप लेते हैं उसके ऊपर तांबे का तार लपेट देते हैं तो क्या कहलाएगा, परिनालिका। और उसमें यदि धारा भेजने लगते हैं तो कहलाता है धारावाही परिनालिका। देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं, ये तांबे का तार है, इसको इसके अंदर कोई पाइप लगा दीजिए, अब पाइप के ऊपर ऐसे तांबे का तार लपेट दीजिए तो परिनालिका हो जाएगा। इसमें धारा भेजिएगा तो ये क्या कहलाएगा, धारावाही परिनालिका। देखिए ये धारावाही परिनालिका है, धारा जा रहा है, इसमें बैटरी भी लगी हुई है, कुंजी भी लगी हुई है। ये पूरा देख सकते हैं परिनालिका एक बहुत बड़ा लंबा तार का बना होता है, जिसमें कुंडलियां पूरा क्या होती है, लपेटी गई होती है उसकी लंबाई के अनुदिश। पूरा ये बना के आपको लिखना भी है। और यहाँ पे देखिए एक चीज प्रूफ भी करना है, यहाँ प्रूफ भी करना है। देख सकते हैं एक बात होती है, जो धारावाही परिनालिका होता है, ये जो धारावाही परिनालिका होता है इसके भीतर जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, प्रबल होता है, जबकि परिनालिका के ऊपर और नीचे चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है उतना। तो हम लोग ये भी बता सकते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको यदि प्रूफ करने के लिए देगा तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे एक आयताकार ले लिया, आयताकार ABCD और ये दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दिया है, ठीक है, डायरेक्शन दिखाया है। तो हम लोग एम्पियर का परिपति नियम लगाएंगे और एम्पियर के परिपति नियम से हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग इसका प्रूफ करेंगे कितना होता है इसका चुंबकीय क्षेत्र। तो एम्पियर के परिपति नियम कितना आपका है, आप लिखिएगा यहाँ से, देखिए A से B है, ये लंबाई, इसमें धारा जा रहा है। तो हम लोग बनाएंगे अपना, प्रूफ करेंगे। एम्पियर का परिपति नियम कहता है किसी बंद पात्र में, हम लोग बंद पात्र लेंगे और बंद पात्र में बोलेंगे किसी बंद पात्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन। यहाँ से देखते हैं लंबाई का अनुदिश लेंगे A से B और लिखेंगे B.dl। फिर हम लोग लिखेंगे इसे B से C लेंगे, यहाँ भी लिखेंगे B.C.dl। फिर हम लिखेंगे C से D और B.dl लिखेंगे और लास्ट में हम लोग लिखेंगे D से, फिर D से A लिखेंगे और B.dl लिखेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ये हो जाएगा यहाँ से समाकलन, यहाँ से आपका हो जाएगा समाकलन B.dl और यहाँ देखेंगे इनके बीच का कोण B.dl, इनके बीच का कोण, दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो लिखेंगे B, डॉट प्रोडक्ट हटा देंगे, डॉट प्रोडक्ट हम हटाएंगे और कोण लिखेंगे B.dl cos 0 डिग्री। फिर यहाँ पे देखेंगे B से C, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण है, तो यहाँ से 90 डिग्री है तो लिखेंगे B से C B.dl cos 90। फिर यहाँ से लेंगे हम लोग C से D लिखेंगे। तो इधर देखिए ये बहुत दूर है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ बहुत दूर है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र दूर है तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग 0 कर लेंगे कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज़्यादा दूर है तो यहाँ 0 कर लेंगे। बाकी यहाँ पे आ रहा है तो 90 डिग्री है तो यहाँ से लिख देंगे D to A और B.dl cos 90, cos 90 का मान 0 होता है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा B.dl, यहाँ हो जाएगा 0 का मान 1 हो जाएगा, A से B.dl 1 हो जाएगा, बाकी ये 0 हो जाएगा, ये भी सब 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा B.dl, B होगा, अंदर dl रहेगा, बाहर अभी निकालना है इसको, तो बाहर जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा B.dl, यहाँ से हो जाएगा B इंटू यल। समीकरण 1 बनाएंगे और एम्पियर के नियम से हम लिखेंगे। एम्पियर के नियम से हम क्या जानते हैं, B.dl बराबर होता है μ0 I, म्यू जीरो आई लिखिएगा, म्यू जीरो या नहीं लिखिए, म्यू जीरो आई लिखिए
समीकरण नंबर 2, दोनों का बायां पक्ष, ये बायां पक्ष दोनों का क्या है, बराबर। तो बायां बराबर है तो दाहिना ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बी गुणे यल बराबर हो जाएगा म्यू और आई। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे बी बराबर पूरे, यदि पूरे हम लोग देखेंगे पूरे फेरों में, यदि पूरे में हम बोलेंगे यन फेरा हो, यदि पूरे में कितना फेरा हो, यन फेरा हो, तो यहाँ से हो जाएगा बी गुणे यल इक्वल टू म्यू 0 यन आई। पूरे फेरा हो कितना हो, पूरा फेरा यन हो तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे होगा। और फिर बी बराबर लिख सकते हैं म्यू 0 बट्टा यल का है म्यू 0 यन बट्टा यल, और क्या लिखेंगे आई। तो यहाँ पर जानिए प्रति लंबाई फेरों की संख्या यन बट्टा यल हो जाएगा। प्रति लंबाई फेरों की संख्या लिखेंगे म्यू 0 यन आई। ये आपको प्रूव करके लाना था। देख सकते हैं ये डेरिवेशन है, परिनालिका आ जाता है तो इतना आपको क्या करना होगा, करके दिखाना होगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन, ये आपका एक न्यूमेरिकल है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में दिया है कि कार्यफलन एक प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या दे दिया है, आपसे कार्यफलन दे दिया है। कार्यफलन होता है W बराबर दे दिया है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कार्यफलन दे दिया है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वोल्ट में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप बदल लीजिए 4 गुणे 1.6 गुणे 10 घात -19 कर दीजिए, ठीक। इतना जूल W हो गया। और आवृत्ति दे दिया है, आवृत्ति आपको दे दिया है, आवृत्ति 3 गुणे, ये आवृत्ति है 3 गुणे 10 घात 15 हर्ट्ज। तो आपसे कह रहा है कि आप बताइए अधिकतम वेग बताना है, वेग। तो आप देखिए वेग इससे दिखाइए, वेग ऐसे वेग। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ से सूर्य से आने वाली ऊर्जा दो भागों में होती है, एक उसकी कार्यफलन होती है और एक उसकी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। तो हम लोग क्या करेंगे, W को उधर भेज दें, W को उधर भेज दें तो लिख सकते हैं E माइनस W बराबर K। ऊर्जा होती है H न्यू होती है, और माइनस W इक्वल टू K मन होता है 1/2 यम V स्क्वायर, V मन होगा मैक्सिमम वेग V स्क्वायर। तो यहाँ से H की वैल्यू आप जानते होंगे 6.6 गुणे 10 घात -34। और आवृत्ति है, यह आवृत्ति दे दिया है, आवृत्ति आपको दिया है 3 गुणे 10 घात 15 माइनस W जो दिया है W दिया है 4 गुणे 1.6 गुणे 10 घात -19 इक्वल टू 1/2 यम V मैक्सिमम स्क्वायर। अब इन दोनों को हल करेंगे, घटाएंगे। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका, इधर से लिखिए 1/2 यम V स्क्वायर, यहाँ मैक्सिमम लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए गुणा कर लीजिए, इसमें गुणा करेंगे आप होगा आपका 18 1 19, यहाँ गुणा करने पे हो जाएगा। और अब घटा लीजिए, यहाँ से घटाएंगे 34 में से 15, तो यहाँ 14 में से घटेगा 9, और यहाँ हो जाएगा 1 -19 बचेगा। और इधर भी देख सकते हैं ये 16 चौको 64 हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.4 गुणे 10 घात -19, दोनों में 10 घात -19 है, कॉमन कर लीजिए 1/2 मैक्सिमम स्क्वायर। और यहाँ से देखिए घटा लीजिए 10 घात -19 घटा दीजिए, तो 19.8 में से 6.4 घटाइए, घटाने पर होगा आपका 4, और यहाँ आपका बच जाएगा 19 में 6 घटेगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणे 10 घात -19। तो यहाँ से आप V मैक्सिमम V स्क्वायर मैक्सिमम को जब आप लिख सकते हैं, जो गुणा भाग में, ये दो भाग में इधर जाएगा तो गुणा करेगा, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे द्रव्यमान यम आ जाएगा, नीचे द्रव्यमान आ जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में आ जाएगा V मैक्सिमम, रूट में आ जाएगा अंडर रूट 13.4 गुणे 10 घात -19। 2 से गुणा कर लीजिए, इसमें आप 2 से गुणा कर लीजिए, 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना के 8, और ये हो जाएगा 3 दूना के 6 और 2 गुणे 10 घात -19। और यहाँ पे द्रव्यमान रखना है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखेंगे तो ये हो जाएगा 9.1 रखिए, 9.1 गुणे 10 घात माइनस के, ये हो जाएगा आपका 9.1 गुणे 10 घात माइनस, यहाँ से हो जाएगा 31। इसको आप नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा V मैक्सिमम इक्वल टू आपका हो जाएगा 26.8, ये 9.1 भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड हो जाता है तो 9 भी रख सकते हैं, ठीक है। नीचे से इसको ऊपर लेके जाएंगे
तो 31 में से 19 घटेगा तो ये 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा 10 पर घात 12, तो 12 तो 6 के रूप में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 पर घात 6, 12 10 पर घात 6 12 है, तो ये 6 के रूप में निकल जाएगा। बाकी इसमें 9 से भाग दीजिए, तो 9 से भाग देने पाएगा आपका 2.97, इसका जो मान होगा 1.73 गुणे 10 पर घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका वेग होगा 1.73। ये थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव पोर्शन था, थोड़ा सा बहुत कहें तो बहुत ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल था, इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो दशमलव निकालना रूट में से बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए, इस तरह का क्वेश्चन का आप ज़्यादातर कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने कैलकुलेशन को फास्ट बनाइए, वरना सवाल नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर है, कह रहा है ध्रुवित प्रकाश से क्या समझते हैं। आप जानते होंगे जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी टूरमैलिन नामक क्रिस्टल से गुजारा जाता है तो ये ध्रुवित प्रकाश हो जाता है। और ध्रुवित प्रकाश होता है उसमें विद्युत कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, जबकि ध्रुवित प्रकाश का विद्युत कंपन एक ही दिशा में होता है। ये कह रहा है कि जब कोई साधारण प्रकाश किसी टूरमैलिन क्रिस्टल से गुजारा जाता है, डाला जाता है, तो निर्गत प्रकाश विद्युत वेक्टर कंपन सीमित होकर केवल एक ही दिशा में रह जाता है, ऐसे प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। इसमें देखिए और भी बोला है, प्रथम पोलराइड, इसमें बोला है ना क्वेश्चन में कि जो दो क्रॉसिंग पोलराइड के बीच में एक तीसरा पोलराइड को रख दिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, तो प्रकाश की तीव्रता में क्या परिवर्तन हो जाता है, इसकी विवेचना करना है। तो यहाँ देखिए पोलराइड, पहला पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता को लिया है I0 लिया है पहले से। फिर कह रहा है बीच में रखे गए तीसरे पोलराइड C से निर्गत प्रकाश की तीव्रता IC बराबर रखा है, IC बराबर ये देख सकते हैं, ये रखा है IC बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा। फिर रखा है पोलराइड B से गुजरने वाला तीव्रता IB बराबर ये लिखा है, ठीक है। अब इनका यदि हम लोग यहाँ से वैल्यू भरें, देखिए IB बराबर, देखिए IC का मान, IC दिया है यहाँ से IC cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, यहाँ से IC का वैल्यू यदि भरा जाए, IC का वैल्यू, तो ध्यान दीजिए IC का वैल्यू IB बराबर IC का वैल्यू, देखिए यहाँ से IC, यहाँ से IC का मान क्या है I0 और ये है cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से बगल में देखिए ये IC के जगह पर रखा गया, IC के जगह पर, और बगल में है cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा IB बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। स्क्वायर है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक कलाकारी छोटा सा करेंगे, इसमें हम 4 से भाग देंगे और इसमें 4 से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा करेंगे, सवाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। देखिए साइन पे स्क्वायर है, cos पे स्क्वायर है, 4 पे, 4 माने 2 का स्क्वायर होता है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं IB बराबर I0 बट्टा 4 लिख के, और यहाँ लिख देंगे 2 साइन थीटा cos थीटा का स्क्वायर, 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन 2 का फार्मूला हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा IB बराबर I0 बट्टा 4, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें π/4 के लिए परागमित प्रकाश की तीव्रता अधिक होगी, IB बराबर I0 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो इस तरह का देखिए हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि टूरमैलिन क्रिस्टल पर बनाएंगे, पोलराइड पर कैसे पोलराइड होता है, और ये फार्मूला को अच्छी तरीके से डिराइव करेंगे, जबकि मतलब कि ज़्यादा टाइम नहीं है बताने के लिए। तो अगले वीडियो में जब नया अलग अलग बनाएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए अगला ये न्यूमेरिकल ही आ गया है 50 वाट, तो P आपको दे दिया है 50 वाट और वोल्टेज दे दिया है 100 वोल्ट, V दे दिया आपको 100 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले P दिया है, V दिया है और श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में दिया है तो I निकाल लेते हैं। I बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है P बराबर होता है V गुणे I, तो I बराबर हो जाएगा P बट्टा V। तो P के वैल्यू भरेंगे, P माने आपका 50 और ये है 100, तो क्या हो जाएगा 50 से कम 50, 50 दूना 100, 1/2 भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर आएगा, तो ये आ जाएगा आपका I। यहाँ से हम लोग R निकाल लेते हैं, R बराबर होता है V बट्टा के I, V बट्टा I। तो ये भरेंगे V की वैल्यू, तो V की वैल्यू आप देख रहे हैं 100 है और I की वैल्यू 1/2 है, 2/4 सीधे कहाँ जाएगा पहला पर, तो 100 दूना के 200 और क्या आ जाएगा 200 ओम,
ये आर आ जाएगा, आई आ गया। आपसे क्या पूछा है, संधारित्र की धारिता सी आपसे पूछ दिया है, सी की वैल्यू। तो हम लोग जानते हैं सी लगाने के लिए आपको फार्मूला क्या होता है, सी बराबर आपका ये भी होता है, सी बराबर क्यू बट्टा भी। यहाँ से क्यू तो पता नहीं है, क्यू पता रहता, भी तो पता है, हो जाता काम, लेकिन सी नहीं पता है। तो हम लोग ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, सी इक्वल टू होता है 1 बट्टा ओमेगा सी। तो यहाँ से सी इक्वल टू निकाल सकते हैं, सी इक्वल टू 1 बट्टा ओमेगा यक्स सी। तो हमसे ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई यफ, 2 पाई यफ। यफ तो दे दिया है, इतना ऑर्डर दे दिया है, यफ दे दिया है। तो हम यफ निकाल देंगे, ओमेगा इक्वल टू और यक्सी निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, यहाँ से ओमेगा निकालते हैं। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई और क्या होता है यफ, 2 पाई यफ। तो यहाँ से वैल्यू भरेंगे 2 पाई यफ के जब रख देंगे 50, तो ये हो जाएगा 50 दूना के 100। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 100 पाई। पाई का मान भी भर सकते हैं 3.14। तो यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो दशमलव हट जाएगा, 314 हो जाएगा ओमेगा। अब यक्सी आपको निकालना है, यक्सी जब निकालेंगे हम लोग देखेंगे, आपको जानते होंगे प्रतिबाधा, उससे पहले जेड निकालना होगा तब जाके यक्सी आएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग जेड निकालते हैं। जेड बराबर आप जानते हैं कि होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस यक्सी का स्क्वायर, दोनों तरफ का स्क्वायर लगाएंगे तो जेड स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस यक्सी का स्क्वायर, इधर भेज दीजिएगा। तो जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर यक्सी का स्क्वायर। अब जेड बराबर रख सकते हैं, जेड बराबर आप रखिएगा प्रतिबाधा आप रखिएगा। तो यहाँ आप प्रतिरोध तो आप निकाल ही चुके हैं, प्रतिरोध 200 है, तो यहाँ 200 रख दीजिए, 200 का स्क्वायर। यहाँ वैल्यू भरिए जेड की जगह पर। जब जेड हम लोग निकालेंगे तो जेड तब रखेंगे जब पूरे परिपथ का स्रोत का वोल्टेज देखेंगे। तो हम लोग जेड बराबर रखेंगे, जेड बराबर ये भी प्रतिरोध है, वोल्टेज बट्टा धारा होता है, वोल्टेज बट्टा धारा। तो कौन सा वोल्टेज रखेंगे, स्रोत वाला है। पहला वोल्टेज है जो कि 50 वोल्ट की लैंप के लिए है, स्रोत वाला वोल्टेज 200 है, जेड वाले में 200 रखेंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा, अब रखिए वैल्यू, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 200 बट्टा आई की वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 चौथा से टकरा कहाँ जाएगा, 2 दूना के 4। तो जेड भी कितना आ जाएगा 4। तो जेड का मतलब हो जाएगा 400 का स्क्वायर। यहाँ आप समझ लीजिएगा, आर जब निकाले हैं, आर निकाले हैं तो ये वाला लिए लैंप का वोल्टेज, क्योंकि आप जानते हैं श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो लैंप का वोल्टेज या लैंप का प्रतिरोध, यहाँ पर 200 ओम आया, लैंप का प्रतिरोध आया। और है जो 200 हाई वाला 200 देख रहे हैं, ये पूरे परिपथ का वोल्टेज है, पूरे परिपथ का वोल्टेज। तो जेड की वैल्यू किस तरह आई, धारा 1/2, इधर से यहाँ गया 2 दूना के 4। तो यहाँ से आप जब वैल्यू भरेंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो ये बगल वाला रूट में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और कितना जीरो है, 2 जीरो के बजाय 4 जीरो यहाँ आएगा, 4 जीरो, 2 दूना के 4। इसका आप स्क्वायर कीजिए, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से कितना जीरो 4 जीरो, यहाँ से एक्स सी हो जाएगा। इसको आप हल कीजिए, घटाइए, तो 4 जीरो तो ऐसे ही लिख देंगे, 4 जीरो 16 में से घटेगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 12 यक्स सी। तो यहाँ से 2 जीरो तो ऐसे निकल जाएगा, तो अंडर रूट 12 रह जाएगा गुणे 10/2। तो यक्स सी की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें हम लोग वैल्यू भर देंगे, सी बराबर 1/ओमेगा यक्स सी। तो यहाँ से हो जाएगा सी बराबर ओमेगा का वैल्यू हम देख ही रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है, ओमेगा की वैल्यू आई है 314, और यहाँ पे यक्स सी की वैल्यू है अंडर रूट 12 गुणे 10/2। अब इसको हम हल करते हैं, तो अंडर रूट 12 या तो रेशनलाइज कर दें, अंडर रूट से 12 ऊपर नीचे गुणा कर दें, या अंडर रूट 12 का मान ही निकाल दें। अंडर रूट को 12 का मान निकालेंगे 314, अंडर रूट 12 का मान देखिए 3.464 गुणे 10/2। इसको हल कीजिएगा, 3.464 11.99 आएगा, लगभग 12 के बराबर आएगा। अब इसको 1 में जब भाग देंगे तो इसका जो आंसर आएगा भाग देने के बाद, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव, बहुत टाइम लगाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। जब इसको हम भाग देते हैं तो भाग देने पर देखिए क्या वैल्यू आएगा, 9.2 गुणे 10/6 माइनस के 6 फैरेड, यही आपका दिया है और यही आंसर आएगा अभी।
क्योंकि देखिए इससे फायदा ये होता है, एक बात और सुनिए, ये अथवा में दिया है, यदि इतना ज़्यादा टॉप न्यूमेरिकल दे रहा है तो इसको छोड़िए, इसके बाद जो अथवा में दिया था या तो ये कीजिए, देखिए या तो ये कीजिए या तो उसके ऊपर वाला 8 नंबर कीजिए, ठीक है। इतना टॉप दे देगा, यदि बोर्ड में इतना टॉप देगा तो ये बहुत ही मतलब कि समझिए होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा टॉप न्यूमेरिकल आप कैसे। पहली बात की देखिए ये वोल्टेज जो दिया था 50 वाट 100 वोल्ट लैंप के लिए दिया था, ये 200 वोल्ट स्रोत के लिए दिया था, और आपसे धारिता सी पूछा था, सी यहाँ से भी निकलता है, सी यहाँ से भी निकलता है, ये एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी लगा के इसको हल किया गया है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन तो यहाँ पे पड़ा है जो कि सबसे ज़्यादा टॉप है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखिए, नौवां जो कि आपका लास्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। द्वि ब्रौगली तरंगदैर्घ्य पर या द्वि ब्रौगली तरंगदैर्घ्य के लिए तरंगदैर्घ्य गतिज ऊर्जा के सूत्र स्थापित करना है। ये बोल रहा है कि केवल प्रकाश ही नहीं, केवल प्रकाश ही द्वैत प्रकृति नहीं शो करता है, माने प्रकाश ही कण और तरंग के भांति व्यवहार नहीं करता है, जबकि जब कोई आवेशित कण त्वरित हो तो भी, जब कोई आवेशित कण त्वरित हो या उसमें कोई भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से परिवर्तित हो, वो भी क्या करती है, एक प्रकार की तरंगे निकालती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे या द्वि ब्रौगली तरंगे कहते हैं। ये भी बोला द्वि ब्रौगली तरंगे कहते हैं, और इनकी तरंगदैर्घ्य को द्वि ब्रौगली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसके लिए देखिए कैसे प्रूफ होगा। हम लोग जानते हैं कि K बराबर होता है 1/2 यम भी स्क्वायर, ये होता है। यदि 2 को इधर भेजिए तो यहाँ से हो जाएगा 2K यम भी स्क्वायर, यम को इधर भेजिए 2K/यम इक्वल टू क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में 2K/K यम, ये आ जाएगा। किसकी वैल्यू आई, भी की वैल्यू आ गई। अब ये भी की वैल्यू आ गई, अब हम लोग क्या जानते हैं कि संवेग इक्वल टू होता है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग यहाँ देखिए गतिज ऊर्जा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, यहाँ वैल्यू बनेंगे वेग का वैल्यू है √2K/K यम। ये इसको देखिए यहाँ से P बराबर इसको, इस यम को लिख सकते हैं आप √m गुणे √m, ऐसे लिख सकते हैं। ये है 2K और ये इस रूट को ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रूट को ऐसे लिख सकते हैं √2K, क्योंकि दोनों अंडर रूट में है तो √m, एक वो इससे कट जाएगा, एक होता है उसको भेज सकते हैं। P बराबर हो जाएगा √2mK, क्योंकि ये भी रूट में है ये भी रूट में जा सकता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ से होता है, यहाँ से हम लोग जानते हैं कि लेमडा बराबर होता है H/P। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, H/P, यही होता है लेमडा इक्वल टू H/P। तो लेमडा इक्वल टू H/P का वैल्यू भर दीजिए √2mK। यही आपको प्रूव करना है कि गतिज ऊर्जा और तरंगदैर्घ्य में क्या संबंध है, ये लिख सकते हैं और ये प्रूफ हो जाएगा यहाँ से। ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें बस ये लिखना पड़ता है, माना यम द्रव्यमान की कण है जो v वेग से मतलब v वेग से गतिमान है, उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर इतना लिख देंगे बस। चलिए अब इसका अथवा बचा है, फिर ये समाप्त हो जाएगा। बंधन ऊर्जा, ये बंधन ऊर्जा किसी नाभिक को दिया गया वो ऊर्जा होता है जिस ऊर्जा को पाके नाभिक अपने नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों मतलब कि न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन टूट के कहाँ तक चले जाते हैं, अनंत तक चले जाते हैं, इसे बोलते हैं क्या, बंधन ऊर्जा। ये बंधन ऊर्जा लिखा है और बहुत ज्यादा बंधन ऊर्जा आया हुआ है, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल है, कह रहा है कि एक नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति दे दिया है डेल्टा एम 0.3% ये दे दिया है, और 1 किग्रा द्रव्यमान के संलयन में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, आपसे ऊर्जा पूछा है। हम जानते हैं E = होता है mc², ये फार्मूला है, इसी पे लगेगा। इसमें जब हम लोग परसेंटेज हटाएंगे तो 0.3 बट्टा क्या लिखेंगे 100, ये हो जाएगा आपका किग्रा। और इसको आप यदि नीचे से ऊपर लेके जाते हैं तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 0.3 गुणे 10⁻⁻2 किग्रा, ये लिख सकते हैं। और दशमलव यदि हटा के लिखते हैं, दशमलव हटा के लिखेंगे तो डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 3 गुणे 10⁻³ किग्रा, ये हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू भर दीजिए, E = एम के जगह पर 3 गुणे 10⁻³ और C के जगह पर होता है 3 गुणे 10⁸। ये इसका स्क्वायर होगा, C का 3 गुणे 10⁸। अब इसको हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3 गुणे 10⁻³ और ये हो जाएगा 3 × 9 और 8 × 16 हो जाएगा 9 × 27 और ये हो जाएगा 16 में से 3 घटा तो ये हो जाएगा आपका +13 होगा, क्योंकि यहाँ से +13 होगा,
ई बराबर, अब मानक रूप में लिखेंगे तो 2.7 गुणे 10⁻14 इतना हो जाएगा, इतना जूल। ये आएगा 2.7 गुणे 10 होगा 14 जूल। ये सेट आपका समाप्त हो गया। ठीक है, काफ़ी मतलब कि लंबा टाइम भी लगा है और काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल ऐसे थे जो कि बहुत ज़्यादा ही टफ थे। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि पेपर टफ था, लेकिन बहुत सारे देख सकते हैं न्यूमेरिकल ही टफ थे, लेकिन जो थ्योरी थी वो आसान थी, जो डेरिवेशन था वो भी आसान था। लेकिन देखिए 3-4 न्यूमेरिकल ऐसे आए थे जो कि बहुत टफ थे। तो इसलिए आपको विशेष तौर के न्यूमेरिकल पर ध्यान दीजिए और हम ये कोशिश करेंगे कि जो डेरिवेशन या जो थ्योरी थोड़ा सा, जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, परावर्ती दूरदर्शी हुआ, सूक्ष्मदर्शी हुआ, इनका ना एक अलग वीडियो बहुत जल्दी हम लेके आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस पर इतना उसको ना अच्छे तरीके से समझाए, मात्र 10 मिनट का वीडियो रहे एक वीडियो, उस पूरे वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे आपका प्लोराइड वाला क्वेश्चन था, वो भी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया, सब खत्म। अब हम लोग एक और काम करेंगे, ये तो यूट्यूब पर ये पहला ही वीडियो रहेगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसके बारे में लिखिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए कि अन्य बच्चों के पास भी पहला सेट जाए और बच्चों को समझ में आए। ठीक है, और जिसको भी मतलब कि यदि आगे का सेट देखना हो, इसके 6 सेट और भी बचे हुए हैं। इसी का नहीं, मैथ का हम पहला वीडियो पब्लिश कर मतलब हो गया है, और हिंदी का भी हो गया, इंग्लिश का भी हो गया, अदर सब सब्जेक्ट का हो गया। तो यदि आपको 6 सेट और देखना है, एक सेट तो यूट्यूब पे है सबका, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथ का है, बायोलॉजी का है, फिजिक्स का हो ही गया, तो अन्य भी देखना हो तो हमारे एप्लीकेशन पर, जो देवरिया कोचिंग क्लासेज का एप्लीकेशन है, उस पर आप ले जाके बैच खरीद सकते हैं। और बैच ज़्यादातर आप बहुत ही सस्ता है, आराम से आप ले सकते हैं। जाइए देवरिया कोचिंग क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और बैच लीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। और जो भी यदि आपको लग रहा हो कि ये मतलब ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया या इसको और अच्छे समझाइए, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको और अच्छे से आपको समझाएं। जय हिंद।